दोस्तों कल देश के अंदर में दो बहुत बड़े काम हुए। एक तो सबने पता है कि गदर 2 रिलीज हो गई। किस किस ने देख ली सबसे पहले तो ये बताओ और जिसने नहीं देखी वो कब देखने जा रहा है। चलिए ये तो एक अलग बात है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कल देखने को मिली वो क्या है, हमारे देश में 3 ब्रिटिश एरा के जो एक्ट थे यानी कि कानून थे उनको रिपील कर कर हमारे देश में नए कानून लेकर आए गए। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने गदर का नाम क्यों लिया? गदर का नाम इसलिए किया क्योंकि ये भी न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बात कर रहे हो सर, गदर कौन पूछ रहा है हमारे एग्जाम के अंदर में? गदर नहीं पूछ रहा है पर लेकिन गदर से रिलेटेड बातें पूछेंगे कि सनी देओल जो है किसको बचाने अब की बार जो है पाकिस्तान गया, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि जैसे ही मूवी रिलीज हुई गदर और OMG 2, ये दोनों की दोनों मूवी जो है वो लीक होकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फुल HD क्वालिटी में घूम रही थी। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अभी आज से ठीक 2 दिन पहले, अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को एक कानून पढ़ाया था। कानून का नाम क्या था जो अभी पार्लियामेंट में रखा गया? सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023। तो उसमें सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही थी वो क्या थी? उसमें सबसे बड़ी बात ये थी, अगर कोई भी ऐसी पायरेसी करता हुआ पाया जाता है देश के अंदर में, उसको 3 महीने से लेके 3 साल तक की उसको सजा जो है वो उसके अंदर में प्रावधान रखा गया। और इसी के साथ में जो इससे भी बड़ी बात थी यहाँ पर जो मैंने डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन की थी, तो उसमें मिनिमम अगर कोई ऐसी हरकतें करता है तो उसके ऊपर 3 लाख रुपए का फाइन लगेगा। और जो टोटल मूवी का प्रोडक्शन है, जो भी उसकी कॉस्ट आई है, उसका 5% तक वो फाइन लगाया जा सकता है। तो मैंने समझाया भी था कि जैसे अभी जो मूवी आई है कई सारी, उसमें 700 करोड़ रुपए अगर यहाँ पर उनके द्वारा वो मूवी बनाने में लगाए गए हैं तो पायरेसी करने वाला इसका 5% देगा। अब 5% निकालो, इतना तो बेसिक मैथ आप लोगों को आता होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यहां पर ये हो गया कि पायरेसी को रोकने के लिए सरकार के द्वारा बकायदा कानून लेकर आया गया है। क्योंकि आप लोगों को पता है कोई मूवी जब बनाई जाती है तो कितनी मेहनत कितनी हिम्मत लगती है उसके पीछे, और फिर वो एक ही झटके में ऑनलाइन फ्री बेसिकली मूवी घूमने लगे। तो ये जो मूवी क्रिएटर हैं जो एक तरीके से इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेकर चले, जो कि एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, तो उसके अंदर आप लोग सोचो कि मोटिवेशन कितना डाउन होगा पर्टिकुलर पर्सन का। ठीक है, जो पर्टिकुलर टीम काम कर रही है, एक पर्सन क्या उसमें सैकड़ों लोग काम कर रहे होते हैं, सैकड़ों लोगों का घर चल रहा होता है। तो इसके चलते यहां पर ये काम किया गया। इस कानून में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को याद होगी मैंने डिस्कस किया था, वो थी ये कि इस पर्टिकुलर कानून के अंदर में जो हमारे देश के अंदर में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है उसको भी ऑटोनॉमी दी गई है। और उसको ऑटोनॉमी दी गई है, एक पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट का केस था 2002 का, उसमें बोला था कि यार मूवीज जो होती है हमारी कल्चर दिखाती है। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है वो अपनी मनमानी चलाती है कि हाँ ऐसा क्यों कर दिया, दूसरी आ गई दूसरी अपनी मनमानी चला रही है। तो यहाँ पर फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड को इससे ऊपर उठकर काम करना चाहिए। तो वो वाली बातें यहाँ पर की गई थी। और रेटिंग याद होगी यहाँ पर 7+, 13+, 16+, ये सारी चीज़ें मैंने परसों यानी कि 10 तारीख के जो बेसिकली डिस्कशन था उसमें कवर की थी। पूरा का पूरा कानून जिसको नहीं पता है एक बार देख लेना, आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी हो जाएगी। पर लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ऐसी मूवी जो कि इस तरीके से निकल कर आती है देश के सामने कि लीक हो गई है, तो फिर यहाँ पर जो ये दहाड़ने वाले सारे जो बेसिकली एक्टर हैं उनकी एक तरीके से दहाड़ जो है वो निकल जाती है। ठीक है, बाकी बताना जरूर जिसने देख लिया, मैंने अभी नहीं देखी है, मैं तो भाई साहब देख के आऊँगा, जरूर बताऊँगा। ठीक है, थोड़ा टाइम नहीं लगा अभी देखेंगे इसको। आइए अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। जैसे हमारे देश के अंदर में तीनों ये कानून जो है इनका नाम चेंज किया गया। पहले का नाम है इंडियन पीनल कोड 1860, यानी कि 1860 का जो भारतीय दंड संहिता, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, जब भी मैं इंडियन पीनल कोड बोलता था तो हिंदी में बोलता था भारतीय दंड संहिता। अब यहां पर इसका नाम ही सीधा सीधा ही कर दिया गया भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, तो इसका नाम बेसिकली हिंदी में चेंज कर दिया है। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 19 ये था 1898। ये सारे अगर नाम आप लोग देखोगे इनके सामने, हमारा देश 1947 में आजाद हुआ है, पर लेकिन इनके सामने क्या लिखा हुआ है? इनके सामने लिखा है सबके सामने वो डेट जो कि बहुत पुरानी है, यानी कि अंग्रेजों के जमाने के जेलर बोल सकते हो आप लोग इनको। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य, ये बेसिकली जो नेक्स्ट वाला हो गया 2020, जो बेसिकली नेक्स्ट वाला हो गया ये 1872। तो ये 2023 के सारे आप लोगों के नए क्या बन गए, नए अब आने वाले टाइम में ये आप लोगों को बिल बने हुए नजर आ रहे हैं। तो जल्दी ही आप लोगों को यहाँ पर ये एक्ट बने हुए नजर आएंगे। तो ये तीनों के तीनों नाम जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, कौन कौन सा क्या क्या नाम चेंज हो रहा है, तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। इंडियन पीनल कोड, इसी के साथ में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसी के साथ में यहाँ पर इंडियन जो एविडेंस एक्ट है, इन तीनों का नाम चेंज कर दिया गया है। पर लेकिन जैसे इनका नाम चेंज करके इनका नाम हिंदी का नाम रखा गया है, वैसे ही साउथ इंडिया के अंदर अगर आप लोग जाओगे तो आप लोगों को पता है हिंदी जो है समझ तो लेते हैं फिर भी, पर लेकिन बोल नहीं पाते हैं।
तो वो सब जो है कई बार ऑब्जेक्टिव करते हुए नजर इसको ऑब्जेक्ट करते हुए नजर आते हैं कि ये सारी चीजें होनी चाहिए, उसको अपोज करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर तमिलनाडु के जो सीएम है उन्होंने बोला हिंदी के नाम जो है वो क्यों इंट्रोड्यूस कर दिए गए। तो ये एक तरीके का लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म है। इंपीरियलिज्म मतलब एक तरीके चीज ऐसी होती है, जैसे आप लोगों को बताऊं, ये शब्द बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अगर इसके इंस्टीट्यूट आप लोग उठाकर देखोगे, एक चीज ऐसी होती है कि किसी इंसान के ऊपर आप लोग थोप रहे हो, अपनी मनमानी चला रहे हो, ऐसी चीज आप लोग बोल सकते हो। जैसे कॉलोनियल टाइम में अंग्रेज हरकतें किया करते थे, ठीक है, वो कई सारी चीजें इस तरीके से लेकर चला करते थे, वो भूल जाया करते थे कि दूसरे लोग भी हैं यहाँ पर, तो उसी के लिए शब्द यहाँ पर यूज किया जाता था। कॉलोनी बना ली, वहां से अपना सामान उठाकर ले गए और फिर उसका अपना एंजॉय किया एक तरीके से। ये नहीं देख रहे हैं कि और इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये बातें यहाँ पर देखने को मिल रही है। पर लेकिन ये आप लोग बोलिए यहाँ पर ये इस तरीके से हिंदी के नाम सही है या फिर गलत है, आप लोगों को क्या लगता है? क्योंकि मैक्सिमम जो भी ऐसे देश हैं आज की डेट में, अगर आप लोग बात करें, जैसे जापान हो गया, चाइना हो गया, जर्मनी हो गया, जो एक अच्छी परफॉर्मेंस अपनी जिंदगी में दे रहे हैं आज की डेट में, वो सारे के सारे वो देश हैं जो कि एटलीस्ट लैंग्वेज के नाम पर यूनाइट हैं। और हमारे संविधान निर्माताओं ने भी ये बात बोली थी कि आने वाले टाइम पर ये आने वाली पार्लियामेंट और जनता के ऊपर छोड़ दिया था कि हम लोग किसी पर्टिकुलर एक लैंग्वेज के ऊपर काम करें, इसीलिए हिंदी को कंपलसरी नहीं किया गया था। पर लेकिन आराम आराम से अब उसको काफी हद तक आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तो ये भी यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। तो जैसे ही अंग्रेजों के टाइम के कानून हटाए गए, इसमें सबसे बड़ी बात ये बोली गई कि हम लोग कहीं ना कहीं अंग्रेजों के नाम का जो ठप्पा है, एक तो वो चेंज कर रहे हैं। इससे हमारे देश के अंदर में कहीं ना कहीं सोवरेनिटी बढ़ेगी कि हम लोग अपना डिसीजन खुद ले रहे हैं, अपनी चीजें खुद क्रिएट कर रहे हैं। वरना आज तक भी दुनिया भर की ऐसी चीजें जो अंग्रेज क्रिएट करके चले गए और हम लोग उनको ढोते चल रहे हैं। तो ये अभी चेंज देखने को मिलेगा। इसके अंदर में जो सबसे बड़ी चेंज अभी यहाँ पर देखने को मिले, जिसके बारे में यहाँ पर काफी ज्यादा एक तरीके से डिस्कशन किया गया अलग अलग जो न्यूज चैनल के ऊपर, अलग अलग जो मीडिया हाउसेज के ऊपर, तो यहाँ पर जो भारतीय न्याय जो यहाँ पर संहिता बिल है, इसमें देखने को मिलेगा जो कि रिपील कर रहा है इंडियन पिनल कोड को। इसमें कैपिटल पनिशमेंट की गई है मैक्सिमम, अगर कोई मोब लिंचिंग वगैरह जैसी हरकतें करता है, उन्हें कहते हैं कि एक भीड़ ने मिलकर लोगों को मार दिया, तो वहां पर कैपिटल पनिशमेंट जो है वो मैक्सिमम सेंटेंस बोला गया फॉर मोब लिंचिंग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोब लिंचिंग एंड सजेस्टेड 10 ईयर इंप्रिजनमेंट फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ वुमेन ऑन फॉल्स प्रोमिस ऑफ मैरिज। ये तो इतना वायरल हुआ जिसकी कुछ हद नहीं है। ये अब एक ऐसी चीज है जो कि दुनिया भर के केस आप लोगों को रिसेंटली अभी हाई कोर्ट के अंदर देखने को मिले, और वो भी एक हाई कोर्ट के अंदर नहीं, अलग अलग हाई कोर्ट के अंदर देखने को मिले कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो है किसी के साथ में प्रोमिस कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ में शादी करूंगा, ठीक है, और उसके बाद में क्या है, इंसान जो है प्यार में होता है तो शादी के साथ में फिर फिजिकल रिलेशन बन जाते हैं, और उसके बाद में क्या है, फिर शादी के लिए मना कर दिया जाता है। तो इसी के बारे में यहां पर बात की गई कि 10 साल की सजा दी जाएगी अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो, ठीक है। तो काफी बड़ी बात है यहां पर। तो 10 ईयर इंप्रिजनमेंट विद अ वुमेन ऑन द फॉल्स प्रोमिस ऑफ मैरिज, ठीक है। तो बिल जो है यहां पर इसी के साथ में जो यहां पर काफी लंबे समय से बात चली हुई आ रही थी कि अगर कोई महिला है जिसकी शादी एक पुरुष के साथ में हो गई है, ऑब्वियस सी बात है महिला और पुरुष की शादी होगी, तो उसमें यहां पर एक बहुत बड़ी बात चली थी कि अगर एक तरीके से जो नहीं मैरिटल रेप की बेसिकली सीधे सीधे शब्दों में बात बोलूं तो बात चल रही थी कि अगर एक हस्बैंड और वाइफ जो है वो किस भी यहाँ पर उसको हम लोग बेसिकली रेप की कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि वहां पर उसको कोई क्राइटेरिया देने वाला ही नहीं है। तो यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर ऐसा बोला गया कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय ए मैन विद हिज ओन वाइफ, ठीक है, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 18 इज नॉट रेप, यानी कि अगर 18 साल से नीचे है तो उसको रेप की कैटेगरी में यहां पर नहीं माना जाएगा। अभी और चीजें यहां पर डिफाइन की गई, इसके ऊपर और आर्टिकल लिखेंगे और एडिटोरियल वगैरह आएंगे, तो इसके बारे में और चीजें डिटेल में आप लोगों के सामने जो है वो डिस्कस की जाएगी। अभी फिलहाल के टाइम पर ये एटलीस्ट याद रखिएगा कि ये किस किस टाइम के कानून है और इनको चेंज कर अभी क्या नाम दिया गया है, और ये हर एक एग्जाम में पूछा जा सकते हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े में इनके ऊपर अलग अलग तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं। और हिंदी वाला जो इशू है ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में, कि ये एक ऐसा इतना बड़ा मुद्दा हो जाता है जब भी कोई ऐसी चीज की जाती है कि एक डिवीजन देखने को मिलता है साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के अंदर में, खासकर ये बोलते हैं हिंदी स्पीकिंग और नॉन हिंदी स्पीकिंग लोगों के बीच में। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर से बोलूंगा एक बार, 10 तारीख का एक बार खोलकर देख लेना आप लोग डिस्कशन, उसमें सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। और एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को और देना है, एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का नाम बताना है, ठीक है, जिसने यहाँ पर रिकमेंडेशन दी थी 2017 में। तो ये एक कमेटी है जिसका नाम है, बेसिकली कमेटी का नाम नहीं बताऊंगा, वैसे आधा नाम बता देता हूँ, शाम के नाम से है, ठीक है। ये भी एक कमेटी काफी इंपॉर्टेंट थी जिसमें यहाँ पर डिस्कशन किया गया था कि कैसे आईटी रूल को हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री के ऊपर में, ठीक है। तो वो सारी बातें आप लोगों से डिस्कस की थी। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि डायरेक्ट आप लोगों के लिए बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन बनाते हैं एग्जाम के अंदर में, ठीक है। तो ये तो हो गई
वही तो हो गई अपनी डिस्कशन की बातें। डिस्कशन के चक्कर में आपका मोटिवेशन छूट गया। कैसा रहा कल का दिन और आज के दिन को कैसे यूटिलाइज करने वाले हो ये जरूर बताना। इसी के साथ में सबसे बेहतरीन बात जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को बोलेगी कि बोला गया कि साइलेंस इज द बेस्ट आंसर टू द समवन हु डोंट वैल्यू योर वर्ड्स। यानी कि अगर आप लोगों की बातों की कोई इज्जत नहीं करता है तो वहां पर शांत रहिए, और शांत अगर रहेंगे ना पूरे दिन में आप लोग बहुत सारी एनर्जी भी आप लोग सेव कर पाएंगे। आप लोग किस दिन लेक्चर लेकर देखना, जैसे लेक्चर लेता हूँ ना 1-1.5 घंटे का लेक्चर होता है, या फिर आप लोगों की मंथली वीडियो आती है तो उसमें हो जाता है लगभग 2 घंटे का लेक्चर कंटिन्यूअस, ठीक है, या फिर कोई दूसरी वीडियो आती है इससे बड़ी, ठीक है। तो उससे क्या होता है आप लोग मतलब एक तरीके से ना कई बार जैसे लेक्चर लेकर हटते हैं तो ऐसा लगता है कि थक गए हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगती है जब बोलते हैं, चीज़ों को समझाते हैं तो फुल एनर्जी के साथ में काम चलता है, तो एनर्जी ऐसी लगती है कि कितना काम कर लिया, तो वो वाली फीलिंग आती है। कभी देखना कंटिन्यूअस बोलकर 1 घंटा आप लोगों को चीज़ें समझ में आएगी कि ये एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। तो एनर्जी, कई सारे लोग बोलते हैं मौनी बाबा, आप लोगों ने सुना होगा कि मौन रखते हैं, तो वो अपनी एनर्जी को सेव कर रहे होते हैं। और खाना भी ना खाओ तो उससे क्या होता है कि कई बार अगर इंसान बोल नहीं रहा है तो अगर इससे कहते हैं कि भूख भी कम लगती है। अब ये साइंटिफिक चीज़ें हैं, हवा में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बोलने में एनर्जी लगती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, पर लेकिन यहाँ पर ये मतलब नहीं है। यहाँ पर मतलब ये कि अगर कोई आप लोगों के शब्दों की इज्जत नहीं करे तो वहाँ पर बोलना बंद कर दो, और जिंदगी में जितना कम बोलोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा रहोगे। ये लिख लेना बात कहीं पे, क्योंकि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो सही पोजीशन पर लोग बैठे होते हैं बड़े ही कम बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो समझते हैं इस चीज़ को कि फालतू में बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ बोलो, और वहाँ बोलो जहाँ आप लोगों के शब्दों की वैल्यू हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। तो इससे क्या होगा, इससे कई बार आप लोगों ने सुना होगा मनमोहन सिंह जी की बात कि मैं अगर मुंह खोलूंगा तो बहुत सारे लोगों की जो है ढांचे बिगड़ जाएंगे। तो वही वाली बात है कि अक्सर कई सारे रिलेशनशिप भी टूट जाते हैं अक्सर ज़्यादा बोलने पर, और कई सारी अच्छी जो यादें हैं वो धूलमित हो जाती हैं ज़्यादा बोलने पर। तो इंसान को इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा तो एटलीस्ट कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें हैं, आई होप कि आप लोग इसको समझ रहे होंगे कि किस डायमेंशन और डायरेक्शन में मैं बोलना चाह रहा हूँ, यानी कि अपने ऊपर फोकस देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। बाकी चीज़ों को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ो, और जितना अच्छे से चीज़ों को लेकर चलोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है यार, इनके बारे में आप लोगों को बताना है। आज इनका जन्मदिन है, देखता हूँ कौन कौन इनको पहचान पाता है। इसरो के बारे में बहुत बातें करते हो ना, ये उसी से रिलेटेड है, तो देखो कौन कौन यहाँ पर बता पाता है, ठीक है। और आज ही के दिन जो है वो है 12 अगस्त, इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ये किस इंटरनेशनल जो यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, तो नेशनल यूथ डे के बारे में आप लोगों को बताना है, वो किस इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से रिलेटेड है ये बताना है यहाँ पर। देखिए जो यूथ है ना, उसको अगर 2 चीज मिल जाए तो वो कभी भी जो है एक तरीके से अपने राह से नहीं भटकेगा। एक तो सही टाइम पर उसको एजुकेशन मिल जाए, जिस तरीके की एजुकेशन मिलनी चाहिए, और दूसरा उस एजुकेशन के बेस पर उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर E² जो है, ये 2 चीजें देश के अंदर में सही से इंप्लीमेंट की जाए तो 90% जो चीजें हैं उनकी समस्या दूर हो जाएगी। आप लोगों को क्या लगता है, सही बोल रहा हूँ या फिर गलत बोल रहा हूँ? तो ये ऐसी चीज है कि इंसान देखो, जिसके पास में जॉब नहीं होगी उसको एक तरीके से कल को कोई अगर दंगे भड़कते हैं, कुछ उल्टी सीधी हरकतें होती है, तो उसको बहलाना फुसलाना आसान होता है, आसानी से उसको किसी भी डायमेंशन में लेकर जा सकता है। तो इसलिए ही इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है यहाँ पर बेसिकली अगर बात करें, जो कि यहाँ पर एक तरीके से एजुकेशन और इंप्लॉयमेंट दोनों। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो सही एम्प्लॉयड पर्सन होता है वो फालतू की चीजों से बहुत दूर रहता है, ठीक है, और दूसरों को भी समझाता है। तो इसीलिए यहाँ पर थीम जो रखी गई है वो बोला गया है कि यहाँ पर ग्रीन स्किल मतलब एक तरीके से ग्रीन एनर्जी के ऊपर ही फोकस बात की जा रही है, फॉर द यूथ टुवर्ड द सस्टेनेबल वर्ल्ड। यानी कि आज की डेट में हम लोगों को काम करना है, बोला गया कि युवा के लिए हरित कौशल, ऐसी चीजों में काम करना सिखाओ जो कि ग्रीन के ऊपर फोकस करे, यानी कि नेचर को बर्बाद न करे, और सतत विश्व की ओर। तो ये बात बोली गई है, यानी कि एक तरीके से सस्टेनेबल वर्ल्ड का मतलब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चीजों को सस्टेन करके चलना, यानी कि उनको खराब न करना, उनको उसी पैटर्न में बनाए रखना। तो ये बातें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं। तो इसमें कल्चर और लीगल ये सारी चीजें समझाने की कोशिश की जाती है जो नया यूथ होता है, कि उनको एटलीस्ट बताओ तो सही, हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, 15 अगस्त को, तो इनको बताओ तो सही एटलीस्ट कि किस तरीके से आज़ादी मिली थी, वरना उनको इज्जत ही नहीं रहेगी उस चीज़ की। वो रील और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनाते घूमते रहेंगे, उनको पता नहीं आज़ादी कितनी मुश्किल से मिली। कहीं भी जाकर तुम कैसी कैसी रीलें बना रहे हो, कैसे कैसे शॉर्ट्स बना रहे हो, तो उनको पता तो होना चाहिए कि किस बेस पर तुम ये कर पा रहे हो, ठीक है। ये आज़ादी नहीं थी पहले ये सारी चीज़ें करने की, आज की डेट में एंजॉय कर पा रहे हो, तो उस देश के लिए भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि आज की डेट में आप लोगों को देश की सिटीजनशिप मिली हुई है, तो आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बिहेव लाइक ए सिटीजन नहीं, गुड सिटीजन। इसलिए ये यहाँ पर बातें होती है कि लोगों को समझाने के लिए सारी चीज़ें सामने निकल कर आती है। जो शब्द यूथ का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया, इसको लेकर कई बार कंफ्यूजन रहता है। यहाँ पर इसको डिवाइड किया जाता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके से क्या क्या लेके चला जा रहा है, तो यहाँ पर जो बात की जाती है यूथ जो शब्द यहाँ पर, तो 15 से लेकर 24 एज के बीच में इसको यूथ को डिफाइन किया जाता है। 1/6 ह्यूमन पॉपुलेशन जो है आज के डेट में वर्ल्ड में यूथ है।
तो अगर सोचो ये यूथ जो है फुल एनर्जी के साथ में काम करे तो कैसा होगा। 1991 में बोले तो यहाँ पर बात की जा रही है इंटरनेशनल यूथ डे का आइडिया फर्स्ट टाइम प्रपोज किया गया यहाँ पर। तो इसी के साथ में 77% जो यूथ ये इनफॉर्मली एम्प्लॉय हैं, यानी कि उनको प्रॉपर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है, जिसमें एजुकेशन और स्किल काफी इंपॉर्टेंट है, वो नहीं होगी। तो फिर यहाँ पर एक तरीके से इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट काम करते हुए नजर आएंगे। सबसे अगर बात करें 4%, अगर बात करें, ये सारे वो एक तरीके से डेटा है जो आप लोग आंसर राइटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। 4% ऑफ जो बात की जाए वुमेन के बारे में तो वो लेस लिटरेट है देन ए मेल, यानी कि अगर बात करें मेल और फीमेल में यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है या तो जॉब की बात कर लो या फिर एजुकेशन की बात कर लो, तो दोनों में उनको कम ट्रीटमेंट मिलता है। यानी कि एजुकेशन में बोलते हैं क्या करेगी पढ़ के, ठीक है, और जॉब के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगर जॉब कर भी रही है तो कोशिश ये की जाती है कि मेल से कम पैसा आप लोगों को देखने को मिलेगा, फीमेल को दिया जाता है, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अभी आप लोगों को बताऊं, जैसे एसएलवी एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ पर जो टीचर पढ़ा रही हैं उनसे एक दिन बात हो रही थी मेरी, तो यहाँ पर आज की डेट में भी ऐसी हरकतें की जा रही है कई सारे लोगों के द्वारा कि वो क्या करते हैं, वो कह रही थी कि मैं सर एक जगह पढ़ा रही थी वहाँ पे, तो वहाँ पर टीचर थे जो सेम सब्जेक्ट के, तो वहाँ पर एक तरीके से मुझे कम पैसे दिए जाते थे। मैंने कहा बड़ी बदतमीजी यार, सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, सेम टाइम दे रहे हैं, सेम एनर्जी दे रहे हैं और भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी ऐसी हरकतें देखने को मिलती है। तो ऐसी घटिया सोच एजुकेशन इंडस्ट्री में भी करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगा, मैंने कहा जो पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल सही है कि ये डिफरेंस क्या आता है। तो ये बिल्कुल घटिया चीज़ यार, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। अगर क्वालिफाइड पर्सन है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए तो उसको जॉब दे रहे हो तो उसको उतनी ही सैलरी भी आप लोग दो कि हाँ वो जस्टिफाई कर सके। उसमें मेल और फीमेल वाला कंटेंट तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि हाँ ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है। तो वो चीज़ें हमेशा दूर रखने की कोशिश की जाएगी एसएलवी प्लेटफॉर्म पर, यानी कि कभी भी ऐसा नहीं होगा। उसकी क्वालिफिकेशन के ऊपर, उसकी स्किल के बेस पर यहाँ पर बेसिकली चीज़ें मिलेंगी। तो ये होना चाहिए कि इंसान ने मेहनत की है तो उसका एक्सपीरियंस और उसके स्किल के बेस पर चीज़ मिलनी चाहिए। 20% के बारे में बात करें जो यंगस्टर है वो एक्सपीरियंस द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एवरी ईयर, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इसमें एजुकेशन जो है खासकर उस टाइम पर जब चल रही होती है तो उसके ऊपर थोपी जाती है, वो अपनी मर्जी से नहीं करते हैं कई बार। उसके बाद में फिर जॉब, 99% लोग आज के दिन में अपनी जॉब से खुश नहीं है, किसी न किसी तरीके से लेकर उसको इरिटेट है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से दिक्कत निकल कर आती है। 152 मिलियन जो नंबर ऑफ जो यंग वर्कर्स हैं जो आज के डेट में बात करते हैं हु लिव इन ए हाउस होल्ड बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो यानी कि गरीबी रेखा के नीचे यहाँ पर अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अभी मैं आप लोगों से बात करूं, मतलब मेरे पास में इतने मेल आते हैं रेगुलर, कई बार ना बहुत सारे मेल इस तरीके के ही रहते हैं 99% उसमें कि सर घर में ये दिक्कत चल रही है, ये हो गई, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई। तो ये सबके साथ में नहीं है, पर हाँ बहुत सारे एक बड़े सेक्शन के साथ में सोसाइटी के जो कि अंडरस्टैंड करने लायक भी है। इसके ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि एजुकेशन को इस तरीके से हम लोग को डिवाइड करना चाहिए, अपने देश में प्रोवाइड करना चाहिए कि एटलीस्ट उसको ये तो पता चले कि 10वीं करने के बाद में, 12वीं करने के बाद में, ग्रेजुएशन करने के बाद में या फिर ये चीज़ करने के बाद में यार मुझे जॉब मिल जाएगी, पर लेकिन वो कंफर्म ही नहीं है। तो इसकी वजह से सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है कि पीएचडी भी कर लो तो जॉब नहीं मिल रही है, कंफर्मेशन नहीं है। तो इंसान किस बेसिस पर कह दे कि मेरा मन लग रहा है उस चीज़ को करने में, क्योंकि नॉर्मली सोसाइटी में इज्जत मिल रही है जॉब की वजह से और जॉब पढ़ाई की वजह से मिल नहीं रही है। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि कोई लिमिट नहीं है कि इतना पढ़ लो तुमको जॉब मिल जाएगी। इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी अगर बन रहा है इनका इंसान आज के डेट में, तो फिक्स नहीं है कि उसको जॉब मिलेगी मिलेगी। उसको अपना आप जाकर अपना कुछ काम धंधा कर रहा है तो एक अलग बात है डॉक्टर बनने के बाद में, ठीक है। पर लेकिन वो बोले कि गवर्नमेंट डॉक्टर बनना है तो ये एक अलग सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर नजर आती है। 2/3 जो यूथ है डेवलपिंग कंट्रीज में आज की डेट में नॉट फुलफिलिंग देयर इकोनॉमिक पोटेंशियल, यानी कि उनके पास में इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपनी जिंदगी ढंग से व्यतीत कर सके जो उनकी रिक्वायरमेंट है। तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है। इवन आप लोग देख लो, अगर बाहर आप लोग रह रहे हो तो अपने हॉस्टल की फी देने में या फिर बहुत सारी और भी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर यूथ के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए यहाँ पर एक तरीके से, तो ये सारी चीजें आप लोग मेंशन कर सकते हैं। 126 मिलियन जो नंबर है आज के डेट में यूथ के, वो बोला है कैन नॉट रीड और राइट ए सेंटेंस। ये 2011 का डेटा है, यानी कि इतनी भी उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है ताकि वो रीड और राइट कर सके प्रॉपर वे में। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। मुझे अभी भी याद आ रहा है यहाँ पर ओबामा साहब का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उनकी वाइफ का नाम क्या बताइए जरा। बहुत ही प्यारी राइटर है यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। ही इज़ ए वेरी गुड वाइफ एंड वेरी गुड मदर, आप लोग बोल सकते हैं। उन्होंने बेसिकली अपनी जिंदगी में इस तरीके से चीज़ों को लेकर चले, एक तो वुमेन इंपावरमेंट के ऊपर बहुत काम करती है और खासकर वो अपने बच्चों को इस तरीके से लेकर चलती है कि एटलीस्ट उनको लिखना और पढ़ना इतना अच्छा है कि पब्लिक में वो कहीं भी ये काम कर सके। तो ये माँ बाप की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और एक बात यहाँ पर और बोलना चाहूँगा, कभी ना कभी आप लोग देखोगे आज के दिन में सबसे बड़ी जो दिक्कत निकल कर आती है, माँ बाप अपने काम में इतना बिजी रहते हैं कि बच्चों के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एक बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं भटक जाता है। या तो फिर घर में कोई ऐसा रेस्पॉन्सिबल हो, माँ बाप ना हो तो बाबा दादी हो, ये कोई और हो जो बच्चों के ऊपर फोकस कर पाए। इसकी वजह से अभी देखने को मिला जो मोबाइल का जो यूज किया जा रहा है यूथ के द्वारा, वो एजुकेशन में बहुत कम और एंटरटेनमेंट में बहुत ज्यादा किया जा रहा है।
तो ये यहाँ से निकल कर आ रही है चीज़, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है जो नंबर ऑफ अफ्रीकन कंट्री है 23, वो इंप्लीमेंट कर रही है नेशनल स्ट्रेटजी ऑन द फाइनेंशियल लिटरेसी। तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर देखो हमारे देश के अंदर मैं नहीं बात कर रहा हूँ, दुनिया भर में ये चीज़ सिखाई जानी चाहिए कि फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में एटलीस्ट लोगों को अर्ली एज में ही पता रहना चाहिए ताकि वो उसका इस्तेमाल करना सीख सके। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता ही नहीं रहती है। आज की डेट में भी अगर किसी से पूछ रहे कि स्टॉक एक्सचेंज में कैसे काम करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, ये सारी चीज़ें, मतलब ये सारी चीज़ें स्कूल के लेवल पर पढ़ाई जानी चाहिए इंसान को कि कैसे आप लोगों को अपनी जिंदगी इस तरीके से बनानी कि माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट न रहना पड़े। लर्निंग और अर्निंग, मेरे हिसाब से आप लोग बताइएगा इसमें आप लोग ही क्या रहे हैं, लर्निंग और अर्निंग जो है साथ साथ में चलनी चाहिए, यानी कि पढ़ते भी रहे और कमाते भी रहे। तो ये कॉन्सेप्ट फॉरेन कंट्री में बहुत ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो पढ़ रहे हैं वो कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब भी करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे, पर हमारे देश में चाल चलन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप हमको इतना प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि वो एक बच्चे को क्या, वो मैंने आप लोगों को हमेशा एक शब्द बोलता हूँ कि एक माँ बाप मिलकर 100 बच्चों को पाल सकते हैं, पर 100 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। यहाँ पर माँ बाप एंड तक का, मैं औरों की तो क्या बोलूं, मतलब जब स्टार्टिंग में पढ़ाई कर रहा था मुझे बार बार ये लगता था मतलब कि यार कब घर से पैसे लेने बंद करने हैं, कब घर से पैसे लेने बंद करने हैं, और वो अंदर से पिंच होती है, ठीक है, कि मैंने कहा नहीं यार मतलब अब की बार नहीं, बस मतलब हर साल ये चीज़ें सोच कर मैंने कहा नहीं यार ये कब तक चीज़ें चलती रहेंगी। तो इसी के बेसिस पर आप लोग जिंदगी में अपनी चीज़ें लेकर चल सकते हैं। आप लोग ऑफलाइन जो है लोगों को, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। अच्छे एक टीचर की रिक्वायरमेंट है, मतलब एक 6th क्लास तक का आप लोग ट्यूशन पढ़ा लीजिए आराम से, तो एक अच्छा खासा पैसा पेमेंट करने के लिए पेरेंट्स तैयार होते हैं एजुकेशन पर। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि माँ बाप अपने आप को बेचकर भी बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि वो हमेशा ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे ऊपर जाए। तो एजुकेशन एक ऐसी चीज़ जहां पर आसानी से आप लोग अपना टैलेंट दिखाकर अपने लिए एटलीस्ट अपना पॉकेट मनी निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, बस थोड़ा सा एफर्ट आप लोगों को डालना पड़ेगा। तो यूथ को एटलीस्ट गाइड करना जरूरी है अगर चाहते हैं कि ढंग की डायरेक्शन में उसको लेकर चला जा सके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सारी जो भी पॉइंट्स बताएं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका इस्तेमाल कहीं पर भी किया जा सकता है। किस तरीके से हम लोग ये ऐसे एरिया जहां पर हम लोग काम कर सकते हैं यूथ के बारे में अगर कुछ लिखने के लिए आए, ठीक है। तो बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी तैयारी तो सब करते हैं, अगर सीरियस होके बिल्कुल लगन के साथ में अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ पर यूपीएससी के लिए क्लासेस चल रही हैं, ऑप्शनल क्लासेस चल रही हैं, सी सेट के लिए क्लासेस चल रही हैं और सीडीएस के लिए क्लासेस चल रही हैं। आंसर राइटिंग यहाँ पर ग्रुप भी मिल जाएगा, इसी के साथ में उसके नोट्स मिल जाएंगे, इसी के साथ में टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल है एप्लीकेशन के ऊपर में। और ये बात यहाँ पर सबसे बड़ी ये है कि 15 अगस्त जो कि अब की बार 15 अगस्त आ रही है, उसमें ये जो आप लोगों के लिए जो भी सारे डिस्काउंट चल रहे थे वो लास्ट होंगे आप लोगों के लिए। जो बहुत सारे डिस्काउंट चल रहे हैं आप लोगों ने देखा होगा, जो कोर्सेज हैं उसके ऊपर जो पुराने स्टूडेंट हैं वो आज की डेट में खासकर जो एसएलवी के साथ में जुड़ चुके हैं उनके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट रहता है यहाँ पर, वो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टीम के साथ में, यहाँ पर आप लोग को पता चल जाएगा। बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए जो डिस्काउंट चल रहे हैं वो लास्ट है यहाँ पर, जो आप लोगों के लिए लगभग 33% डिस्काउंट चल रहा है ऑप्शनल के लिए। मतलब जो पूरा उसका आप लोग कोर्स देखेंगे वो आप लोगों को मिल रहा है फिलहाल के टाइम पर। जो कि अगर बात करें खासकर जो ऑलरेडी यहाँ पर ओल्ड स्टूडेंट है, जो न्यू स्टूडेंट है उसको भी डिस्काउंट है यहाँ पर, उसको भी लगभग मतलब चेक कर लेना एक बार, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो आप लोग यहाँ पर जाकर कूपन कोड देख सकते हैं या फिर एक नोटिफिकेशन में डलवा दूंगा कि क्या क्या। पर 15 तारीख की लास्ट यहाँ पर अगर सीरियस होकर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ी फायदा क्या आप लोगों का, कोई भी चीज अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे टेस्ट लेना है आप लोगों को, चाहे क्लासेस लेनी है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, माँ बाप की मेहनत का कमाई है उसको वैसे बर्बाद मत करना। एक बार जाकर पहले डेमो लेक्चर देख लेना, सब चीजों के दुनिया भर के डेमो लेक्चर आप लोग ये पढ़े हुए हैं। टेस्ट सीरीज देनी है तो टेस्ट सीरीज का डेमो आप लोग देख लेना, यूपीएससी या सीडीएस का ज्वाइन करना है तो उसका डेमो देख लेना, तभी जाकर आप लोग क्लास में एनरोल करना। और सीडीएस का जो ये कोर्स है यहाँ पर, ये इस बार के सीडीएस के लिए नहीं है, ये याद रखना, ये नेक्स्ट ईयर के सीडीएस के लिए 9 महीने का कोर्स लॉन्च किया था स्टार्टिंग में। कई सारे बच्चे सीएपीएफ के बोल रहे हैं कि सर हम ज्वाइन कर सकते हैं क्या, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगवा दी जाएगी अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं, पर बता दीजिएगा क्योंकि अभी सीएपीएफ के लिए अलग से बैच नहीं है। पर लेकिन सीएपीएफ सीडीएस का अगर देखोगे तो उसी लेवल के पेपर आते हैं मैक्सिमम, ठीक है। सीडीएस में थोड़ी सी ज्यादा चीजें आती हैं तो वो वाली चीज आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है एक बार जिंदगी में, मेरा बेसिक पर्पज यहाँ पर ये है कि जो भी बच्चा यहाँ पर आकर जुड़े उसको एक बार जिंदगी में अगर कोई यहाँ पर आकर जुड़ गया तो फिर जिंदगी में कहीं और एक्स्ट्रा क्लासेस उसको जाकर न लेनी पड़े, इस लेवल पर सारी चीजें कवर कराई जा रही है। इसी के साथ में आप लोग खुद देख सकते हैं डेमो क्लासेस अगर देख लेते हैं। इसी के साथ में जो सबसे बड़ी बात है, इंस्टॉलमेंट में पे करो यार, क्यों फालतू में टेंशन लेनी है, एक इंस्टॉलमेंट पे करो,
अच्छा लग रहा है तो सही बात है, वरना तो फिर जाने दो, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं करनी है। पूरा 1 महीना आप लोगों को मिलेगा अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का, सारे सब्जेक्ट देखने का, सारे टीचर को गो थ्रू होने का। तो मैं तो यही हमेशा सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ यार एक बार चीज़ें तैयार करनी है, तो सीरियस होकर आप लोग करिए, इसको अच्छे से आप लोग कर सकते हैं। आंसर राइटिंग ग्रुप में अगर जाना है तो उसके लिए भी आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं डायरेक्टली, बड़ी आसान तरीका है और बहुत प्यारे प्यारे आंसर बहुत बच्चों के द्वारा लिखे जा रहे हैं, बहुत ही सीरियस तरीके से। और इसी के साथ में सबसे बड़ी बात यह कि एक दूसरे को जो नॉर्मली क्रिटिसाइज करते थे ना कई बार, मतलब एक तरीके से फालतू की बातें लिखते थे, तो यहाँ पर सीरियस कैंडिडेट है। तो अच्छी बात ये लग रही है 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट एप्लीकेशन पर जुड़े हैं, वो सीरियस कैंडिडेट है यहाँ पर। तो मतलब अपनी चीज़ों को लेकर आप लोग चल सकते हैं। फीडबैक जरूर दे दिया करो जैसा भी आप लोगों को लगता है, ताकि चीज़ें जो हैं एक तरीके से अच्छे से रहे कि हाँ अगर कोई सजेशन है किसी भी चीज़ को लेकर तो ये भी आप लोग जरूर बताया कीजिए, ठीक है। तो ये 15 अगस्त हमारा जो हम लोग स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके लिए लास्ट डेट है यहाँ पर इन चीज़ों के लिए। तो आप लोग जिसने भी अब तक नहीं किया है वो जरूर करिए, और जिसने कर रखा है वो अपना फीडबैक जरूर देना कि कैसी लगी आप लोग क्लासेस, और कोई सजेशन हो तो वो भी आप लोग जरूर बताना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है फिलहाल के टाइम पर, अगर आप लोग बात करेंगे तो स्टार लगा सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग एरिया में देश के अंदर में फ्लड यानी कि बाढ़ देखने को मिली, तो इस तरीके से यहाँ पर जरूरी है कि हम लोग किस तरीके से जो पानी को मैनेज कर पा रहे हैं, हमारे देश में जो डैम यानी कि जो बांध है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, और जो जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पर इनके ऊपर लगा गए हैं उनको हम लोग किस तरीके से लेकर चल रहे हैं। क्योंकि ये एक ऐसा एक मुद्दा है कि कल को चलकर अगर कोई डैम टूट जाए तो उस एरिया को इस तरीके से बहाकर ले जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई रहा भी करता था क्या। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीएस पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अभी क्यों डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे देश में जो मिनिस्ट्री ऑफ जो स्टेट फॉर द जल शक्ति है यहाँ पर, उसके द्वारा यहाँ पर इसके बारे में बात की गई कि हम लोग किस तरीके से डैम सेफ्टी और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ में यहाँ पर बात करते हैं। तो बांध की सेफ्टी बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर बांध जो है वो सेफ नहीं रहेंगे तो ये एक तरीके से खतरा बना रहता है, और आज की डेट में तो इसको वेपन की तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। चाइना जो है ब्रह्मपुत्रा पे ऐसे बड़े बड़े बांध बना रहा है आज की डेट में, अगर कल को चलकर वो उन बांध के पानी को भी छोड़ दे तो हमारे देश में बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिल सकती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर भी यहाँ पर इसके बारे में बात की जाती है कि हम लोग कल को पता चला किसी एक भयानक भूकंप के चक्कर में आ गए, लपेट में आ गए, तो फिर क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। तो इसलिए डैम सेफ्टी के बारे में बहुत ज़्यादा बातें की जाती हैं। अक्सर आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा कि यार डैम जो है अगर टूट गया तो ये दिक्कत हो जाएगी, और ऐसा नहीं कि टूटे नहीं है, पास्ट में यहाँ पर ऐसी दिक्कतें निकल कर भी आई हैं। तो इसलिए यहाँ पर जरूरी है इसके ऊपर काम करना। पर लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, पहले हमारे देश में कितने डैम हैं अगर आप लोगों से पूछ रहे तो इसके बारे में आप लोगों की क्या राय होगी। टोटल कितने बांध है हमारे देश में अगर आप लोगों से पूछे तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता दूं। दुनिया में हम लोग तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा डैम रखने वाले लोग हैं, यानी कि हमारे यहाँ पर हजारों डैम आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। पर लेकिन उनमें से कुछ जो है बहुत पुराने हो चुके हैं जिसके ऊपर हम लोगों को काम करना है। तो बात ये की जा रही है कि 50 साल से भी पूरे एज के, और ऐसे भी हैं कई सारे तो जो 120 साल पुराने डैम यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो 80% जो आज के डेट में लार्ज जो नेशन डैम है, ठीक है, वो आज की डेट में अब्सोल्यूट हो चुके हैं। इसका मतलब इतना कि पुराने हो चुके हैं, आज के हिसाब से देखो 50 से 150 साल पुराने। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिया जाता है उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये क्या है, ये है कई बार जो एक न्यूज में भी रहता है जिसको बोलते हैं मुल्ला पेरियार डैम। मुल्ला पेरियार डैम जो है ये 126 साल पुराना है, और 2 रिवर है, एक का नाम है मुल्ला और दूसरे का नाम है पेरियार। तो उसमें मिलाकर यहाँ पर ये केरला के अंदर में ये डैम बनाया गया है। तो बार बार ये न्यूज में आता है कि किस तरीके से इसको हम लोग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी है, क्योंकि कल को अगर कोई इतना पुराना डैम जो है, एक तो वैसे उसकी मरम्मत वगैरह नहीं हो रही है, और अगर टूटता है तो कितनी बुरी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं, ये टोटल डैम नहीं है, यहाँ पर जो ये डैम लिखे हैं टोटल नहीं है, ये यहाँ पर लार्ज डैम है जो ऑलरेडी रीच हो चुके हैं 50 साल से ऊपर। टोटल डैम की संख्या देखोगे तो 5000 से ज्यादा हमारे देश में आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो ये याद रखिएगा। अभी जो सबसे कुछ बातें हैं, अगर आप लोग यहाँ पर इनके बारे में सेफ्टी के बारे में जब बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि इनके बारे में बात नहीं की जा रही है, अलग अलग लेवल पर इनके बारे में बात की जा रही है कि कैसे इनको सेव कर सकते हैं, किस तरीके से क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर आप लोग जिस भी राज्य से आते हैं, आप लोग के राज्य के अंदर में कोई डैम है, तो आप लोगों को उस डैम का नाम और उस डैम के ऊपर जो जिस रिवर के ऊपर वो डैम बना है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग इसके बारे में जाकर देखेगा और नाम जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में, देखता हूँ कौन कौन इसके बारे में एटलीस्ट पता भी है कि हाँ यार हमारे राज्य में ये डैम है। तो ये छोटी छोटी बातें जिसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर उसी के चलते मैं आप लोगों को ये आर्टिकल अभी बताऊंगा कि यहाँ पर किस किस तरीके से आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे अगर पूछा आप लोगों से कि देश का सबसे लॉन्गेस्ट डैम कौन है, तो हीराकुंड डैम आप लोगों को देखने को मिलेगा। हीराकुंड डैम कहाँ पर बनाया गया है, ये उड़ीसा के अंदर में बनाया गया है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसकी नदी का नाम जरूर याद रखा है, उसको महानदी बोला जाता है, ठीक है।
इसी के साथ में हाईएस्ट सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, ये टिहरी डैम आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो टिहरी डैम जो है वो टोलेस्ट डैम है इंडिया के अंदर में, और 12th हाईएस्ट टोलेस्ट डैम है वर्ल्ड के अंदर में। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो ये किस रिवर पर बनाया गया है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछना है। और देश के अंदर में अगर पूछा जाए सबसे ओल्डेस्ट डैम कौन सा है, तो यहाँ पर यह है कलानई डैम। कलानई डैम जो है ये कावेरी रिवर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो ओल्डेस्ट डैम है और तमिलनाडु के अंदर में सिचुएटेड है। तो ये कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं जो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर डैम के बारे में। बाकी कृष्णा सागर जो डैम है यहाँ पर, ये 1931 में बनाया गया, ये 91 साल पुराना है। मित्तूर डैम जो है यहाँ पर, ये 1934 में बनाया गया, ये 88 साल पुराना है। तो इनके बारे में बात की जाती है कि किस तरीके से हम लोग को इनके ऊपर काम करना चाहिए। अगर डैम्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर ऑपरेशनल लगभग 5264 है, अभी भी काम चल रहा है। राजस्थान में 211, गुजरात में 632, महाराष्ट्र में, ये सारे डैम के बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है। ये इतने इतने डैम देश के अंदर में छोटे और बड़े बनाए गए हैं। तो टाइम टू टाइम यहाँ पर डैम के डिजास्टर भी देखने को मिले। अब तक अगर बात करें, मध्य प्रदेश में 10 डैम टूट चुके हैं, राजस्थान में 11, गुजरात में 5, महाराष्ट्र में 4। तो सोचो यहाँ पर जब ये डैम टूटते हैं तो कितना नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर कई बार इनकी जर्जर हालत होने की वजह से जब इनका पानी छोड़ा जाता है तो यहाँ पर बाढ़ आती हुई नजर आती है। कई बार ऐसी चीज देखने को मिलती है, जैसे अभी दिल्ली के अंदर में अभी बाढ़ देखने को मिली यहाँ पर, तो ये बारिश की वजह से नहीं थे, यहाँ पर पानी छोड़ा गया डैम से। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये सिचुएशन बनी। तो इसलिए हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि मॉनसून आएगा, पता है हम लोग को एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन है कि जून से लेके सितंबर तक आएगा। तो उस ड्यूरेशन में कितना पानी बरस सकता है, तो उस टाइम पर एटलीस्ट जो है वो पानी यहाँ से कम कर देना चाहिए कि उस पानी को संभाल सके। पर लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी असमंजस की बात ये होती है, अगर पानी यहाँ से निकाल भी दिया तो इसकी क्या गारंटी है कि इतनी बारिश होगी। अब यहाँ पर पानी नहीं भरेगा तो फिर पूरे साल लोगों की पूर्ति कैसे करेंगे, सिंचाई की, लोगों का जो भी यहाँ पर काम चल रहा है, सारा जो एक तरीके से पानी के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए यूज किया था, तो कैसे वो काम चलेगा। तो इसलिए मीटरोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसको बहुत ही ज्यादा सटीक भविष्यवाणी करनी चाहिए इसके बारे में कि कितनी बारिश होगी। तो और ज्यादा हम लोग को अपनी टेक्नोलॉजिकल ये जो चीजें उनको अपग्रेड करना चाहिए, ताकि इस चीज को हम लोग और अच्छे से आगे लेकर चल सके। दिक्कत सबसे बड़ी यहाँ पर यही आती है कि हमारा जो ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है वो उस तरीके से चीजें नहीं प्रोवाइड करा पाता है, खासकर कि हाँ हम लोग डिसाइड कर सके कितना डैम के अंदर में पानी रखना है, और इसकी वजह से फिर कई बार दिक्कतें भी आप लोगों को देखने को मिलती है। यानी कि ये वो सारी चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग बेसिकली ये एटलीस्ट माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि अच्छा ऐसा भी कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो आप लोग उन चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये डैम के बारे में बात होगी। अब यहाँ पर इसके बारे में क्या ऑलरेडी कोई ऐसे हैं कि जिसके बारे में प्रोविजन, अगर डैम सेफ्टी के बारे में बातें की जाए तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि डैम की जब सेफ्टी के बारे में, तो सबसे पहली बात क्या निकल कर आती है कि हम लोग को सबसे पहले तो सर्विलेंस करना चाहिए कि भाई साहब ये डैम कैसा है, इसके बारे में हम लोग को चेक करना चाहिए एक तरीके से कि क्या क्या किस तरीके से काम कर रहा है, तो निगरानी करनी चाहिए। दूसरा इंस्पेक्शन, यानी कि उसका हम लोग को एक तरीके से निरीक्षण करना चाहिए। ठीक है, ऑपरेशन और मेंटेनेंस कैसे चल रहा है, संचालन और रखरखाव क्या है, वो चीजें हम लोग को देखनी चाहिए। तो तभी जाकर हम लोग उस डैम की सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। और इसके लिए हमारे देश के अंदर में पॉलिसी भी आप लोगों को देखने को मिल रही है, नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी जो यहाँ पर काम करती है, और नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ये बनाई गई है बाकायदा कि यहाँ पर इनको देखें कि किस तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिए। 2 स्टेट बॉडी भी हैं, ये तो आप लोगों को नेशनल लेवल की बॉडी देखने को मिलेगी, स्टेट लेवल पर भी बॉडी बनाई गई है, स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पर स्टेट कमेटी ऑन डैम सेफ्टी, यानी कि दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, पर वो ये कि बनी रखी है तो वो किस तरीके से काम कर रही है ये भी पता होना चाहिए, वो सही तरीके से काम कर रही है, और रिजल्ट भी आना चाहिए फिर यहाँ पर। ठीक है, यानी कि पढ़ रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी आना चाहिए, यानी कि पढ़े जा रहे हैं पर लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो रुको, बैठो, पेन और कॉपी लेके सोचो कि गलती कहाँ कर रहे हो। पढ़े जा रहे हैं, रिविजन तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि रिविजन नहीं कर रहे हैं हम लोग, पेपर मतलब पढ़े जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं हम लोग क्वेश्चन पेपर नहीं लगा रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जितना पढ़ लिया है उसको याद रखने के लिए रिवीजन करते हुए जरूर चलो, और उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है जो भी टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया, अगर उस टॉपिक के बैठ के आप लोग कुछ क्वेश्चंस लगा लो तो टॉपिक लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है, रिवीजन करने का जो मुझे सबसे बेहतरीन वो तरीका लगता है कि पढ़े हुई चीज की या तो आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दो, वो सबसे आसान तरीका है, या फिर आप लोग यहाँ पर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो जो चीज पढ़ ली है। और ये चीज आप लोग सी सेट में बड़ी आसानी से फॉलो कर सकते हैं। मान लीजिए सी सेट में परसेंटेज पढ़ा दिया, अगले दिन जो है जो बेसिकली दूसरा कोई टॉपिक पढ़ा दिया, जैसे टाइम एंड वर्क पढ़ा दिया। ठीक है, उसके आगे चलकर मान लीजिए कोई और टॉपिक पढ़ा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग के सारे टॉपिक कवर होते चले जा रहे हैं, तो पिछले वाले टॉपिक आप लोग भूलते चले जाओगे। तो क्या करना है, जैसे आज जो है मान लीजिए आप लोग का परसेंटेज बढ़ाया, ठीक है, अभी फिर उसके बाद में जाकर आप लोग का दूसरा टॉपिक हो गया नंबर सिस्टम हो गया, उसके बाद में चलकर आप लोग का दूसरा टॉपिक हो गया रेशियो एंड प्रपोर्शन हो गया, फिर कोई और टॉपिक आप लोग का टाइम एंड वर्क हो गया। तो जब आप लोग जैसे जैसे आगे चलते जाते हैं ना,
पिछले वाले जो आप लोगों के टॉपिक हैं उनके भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ जंप करें तो कोशिश करो कि यहाँ के भी 5 क्वेश्चन आप लोग लगा लो, ठीक है, 5 क्वेश्चन लगा लो। फिर यहाँ पे चले गए तो एटलीस्ट कोशिश करो कि 2-2 4-4 क्वेश्चन लगाते रहो। इसीलिए कहते हैं कि टेस्ट प्रैक्टिस करना सबसे बढ़िया चीज़ है। क्यों? क्योंकि उसमें हर तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं आप लोग के, हर तरीके का आप लोग का रिविजन होता है। तो उसके थ्रू अगर रिविजन करके चल रहे हैं तो कभी मार नहीं खाओगे जिंदगी में, इस बात की गारंटी मैं आप लोगों को देता हूँ। तो इसलिए एटलीस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर किया करो जितने भी आप लोगों से हो सकते हैं। क्लास में टीचर जो करवा रहे हैं, जैसे सीसीटी क्लास चल रही है तो टीचर वहां पर प्रैक्टिस करवाते हैं, पूरा प्रैक्टिस के थ्रू ही पढ़ाते हैं, वो तो इतना प्यार से पढ़ाते हैं आप लोगों को, ठीक है। पर लेकिन आप लोगों की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके बाद कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद से भी ट्राई करो कि हाँ यार जिस लेवल पर पढ़ा रहे हैं हम लोग उससे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो आप लोग अपने आप को खुद से भी चेक करते रहो। टीचर तो पढ़ाकर निकल जाएंगे, सारी चीजें तो कंप्लीट करा देंगे, पर पेपर आप लोगों ने देना है। आप लोगों की समझ में उस लेवल पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो देखो। तो ये सारी चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो डैम सेफ्टी के बारे में बात करें तो ये भी आप लोग यहाँ पर इसके बारे में बोल सकते हैं कि यहाँ पर उसका बार बार रिवीजन करना, किस तरीके की चीजें चल रही है, उसको मेंटेन कैसे कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो डैम सेफ्टी के बारे में बात की जाती है। तो बिफोर एंड आफ्टर मॉनसून पानी आएगा, पता है दुनिया भर का बरसेगा, उसके पहले और बाद में पता होना चाहिए कि कितना ये झेल सकता है और कितना यहाँ पर इसके अंदर में पानी रखना है, ठीक है। ड्यूरिंग एंड आफ्टर अर्थक्वेक, फ्लड या कोई कैलेमिटी आती है तो जब चेक करना जरूरी है, क्योंकि पता चला कहाँ दरार पड़ गई और जरा सा प्रेशर डाला तो वैसा पूरा निकल गया, पूरी दीवार और पूरा पानी जो है बह रहा है यहाँ पर, ठीक है। इमरजेंसी एक्शन के लिए प्रिपेयर रहना है यहाँ पर। कई बार कई सारी ऐसी कंडीशन बन जाती है कि बारिश मोर देन एक्सपेक्टेशन हो गई, पहले तो सूखा पड़ रहा था, बारिश इतनी ज्यादा हो गई, तो ये जरूरी है। इसी के साथ में हम लोग को टाइम टू टाइम यहाँ पर रिस्क असेसमेंट करते रहना चाहिए। कई बार रेगुलर इंटरवल पर, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग साफ ही नहीं कर रहे हैं डैम को, ठीक है, तो उसको बेसिकली नीचे रेत जमती चली जाती है। आप लोग खुद सोचो, अब ये पिक्चर जो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये जैसे डैम है यहाँ पर, ये अब पीछे से पानी पानी थोड़ी ना लेकर आ रहा है, कंकड़ पत्थर बहुत सारी मिट्टी लेकर आ रहे होंगे। तो डैम की जो गहराई है, पहले तो बहुत गहरा था, पर लेकिन पता चला अब डैम में यहाँ तक जो है मिट्टी भर भर कर आ गई है। तो सोचो अब इस डैम की कैपेसिटी कम होगी पानी को अपने अंदर एक तरीके से वहन करने की। अब कल को चलकर अगर यहाँ पर हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं यार ये तो इतना पानी, मान लो इसके अंदर हम लोग बोले कि 5000 लीटर पानी जो है ये डैम जो है ये थाम सकता है। भाई साहब नीचे जो है 2500 लीटर तक मिट्टी भरी पड़ी है। अब हम लोग सोच रहे हैं 5000 लीटर पानी तो ये थाम ही लेगा, और 2500 लीटर मिट्टी, मतलब 2500 जो 1 लीटर जो पानी जितना आ सकता था उसमें मिट्टी भरी पड़ी है। और जैसे यहाँ पर बारिश आती है झमाझम, हम लोग इसको भर के रखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर फिर ये एक प्रॉब्लम पड़ेगी, या तो डैम टूटेगा या फिर पानी छोड़ना पड़ेगा। अब दोनों कंडीशन में यहाँ पर लोग जाएंगे, ठीक है, आसपास वाले लोग मरेंगे। तो इसलिए जरूरी है इन चीजों का असेसमेंट करना, ताकि एटलीस्ट हम लोग पहले से प्रिपेयर हो सके कि अच्छा यार ये कंडीशन है, इनका ये सॉल्यूशन हो सकता है। तो प्रिपेयर करना कॉम्प्रिहेंसिव डैम सेफ्टी, तो इसी के लिए यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई ना सेंटर लेवल पर, स्टेट लेवल पर, इसीलिए बनाई गई ताकि अपना काम सिस्टमेटिक वे में कर सके। और इसी के साथ में पनिशमेंट भी है, अगर ढंग से काम नहीं किया जा रहा है तो यहाँ पर एक्ट के अंदर में यहाँ पर पनिशमेंट तक रखा गया है। तो यहाँ पर रीजन क्या है, रीजन यहाँ पर यह कि इसकी वजह से जान जा सकती है, ठीक है, लोगों की जान जा सकती है, आपकी गलती की वजह से बहुत सारे लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ सकता है, उनकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो सकती है। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है कि उसको इस तरीके से होने से बचाएं। अब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको अलग से एक टॉपिक के तरीके से भी आप लोग देख सकते हैं कि संविधान के अंदर में हम लोग किस तरीके से इन चीजों के बारे में बातें करते हैं। क्या संविधान के अंदर भी इनके बारे में बातें हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। अगर बात करें वोटर जो है वो किस लिस्ट के अंदर में रखा गया, तो 17वीं लिस्ट के अंदर में रखा गया है। तो यहाँ पर सेंटर जो है वो यहाँ पर इसके ऊपर लेजिस्लेशन बना सकते हैं आर्टिकल 246 के अंदर में, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसको एंट्री 56 में भी रखा गया यहाँ पर, और एंट्री 97 में भी रखा गया यूनियन लिस्ट के अंदर में। यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों काम इसके ऊपर कर सकते हैं अपने अपने दायरे के अंदर में, क्योंकि दोनों लिस्ट में मेंशन किया गया संविधान के अंदर में जो 7वां शेड्यूल है उसके अंदर में यहाँ पर ये बातें की जा रही है। स्टेट लिस्ट की एंट्री जो है वो 17 जो है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या करती है, वाटर सप्लाई, इरिगेशन के लिए, कैनाल के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से यानी कि खेतों तक पानी पहुंचाना, तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, मतलब प्रोविजन जो है दोनों के लिए यहाँ पर रखे गए। जैसे 56 के बारे में बात करें तो पार्लियामेंट जो है वो इंटर स्टेट रिवर जा रही है। अब वहां पर एक स्टेट तो बोलेगा मेरा पानी है, दूसरा स्टेट बोलेगा मेरा पानी है, तो यहाँ पर दोनों लड़ रहे हैं, तो वहां पर कौन आकर उनके बीच में जो है वो लड़ाई को बंद करवाएगा, तो ये करवाएगा यहाँ पर IF से ये एंट्री 56, यानी कि यहाँ पर पार्लियामेंट को भी पावर दी गई है, ठीक है। और आर्टिकल 246 ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक तरीके से 7th शेड्यूल के अंदर में ये इसी चीज का सॉल्यूशन निकालने के लिए रखा गया यहाँ पर, ताकि बैलेंस बनाकर चला जा सके सेंटर और स्टेट के बीच में। तो पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि यहाँ पर इसके ऊपर ये कानून बना सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर कई बार आप लोगों ने देखा होगा पार्लियामेंट की एक अच्छी खासी पावर है, सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल के अंदर में लिखा है कि ये इसको सुलझाएं वरना सुप्रीम कोर्ट में मैटर पड़ा रहेगा लंबे समय तक, तो उससे दिक्कतें भी देखने को यहाँ पर मिल सकती है। तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये तो हो गई संविधान के बारे में जो मेंशन है बातें, इनके बारे में याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर किस लिस्ट में रखा गया, ये क्वेश्चन ऑलरेडी वनडे टाइप एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब बात करें फ्लड मैनेजमेंट, ये कई बार जरूरी है, ये मैनेजमेंट की जगह मिसमैनेजमेंट हो जाता है जब। इसी के चलते यहाँ पर 2010 और 13 में बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिली, इनकी वजह से बाढ़ आई यहाँ पर टिहरी दाम की वजह से, टिहरी जो डैम की वजह से, शिव सागर की वजह से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 2017 में। तो ये अलग अलग रीजन में आप लोग यहाँ पर इनको देख सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया रखिएगा, आप लोग जिस राज्य से आते हैं एटलीस्ट अपने राज्य के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बन जाए कल को तो फिर आप लोगों को उसके ऊपर पता होना चाहिए सॉल्यूशन कि हाँ यार ये इस तरीके से है, क्योंकि मैच करने के लिए आते हैं कई बार कि इस नदी के ऊपर ये कौन सा डैम बना हुआ है यहाँ पर। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी तो आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे और उसके लिए आप लोगों के माइंड में फिर डाउट भी नहीं होगा। ठीक है, बाकी जो कुछ कुछ बातें मैंने आप लोगों को बताई है उसका आंसर भी आप लोगों को दे देते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा डैम जो है वो चाइना के अंदर में है, 23,000 प्लस डैम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हमारे यहाँ पर कितने 5,000 प्लस, तो हमसे कितना ज़्यादा है आप लोग खुद अंदाजा लगा लीजिए। दूसरे नंबर पर यूएसए और तीसरे नंबर पर हमें, ठीक है, चौथे नंबर पर जापान और यहाँ पर आप लोगों को ब्राजील। तो ये इंपॉर्टेंट कंट्री है, कई बार स्टेटमेंट देकर डायरेक्ट आप लोगों से पूछ ले आते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। डैम के डिजास्टर सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुए आज तक, तो राजस्थान में हुए, फिर मध्य प्रदेश में हुए। हमारे देश में सबसे ज़्यादा डैम कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे, दूसरा मध्य प्रदेश में, तीसरा गुजरात में, ये तीसरा मतलब एटलीस्ट 3 याद रखिएगा, और फिर छत्तीसगढ़ और कर्नाटक है। तो ये बहुत ही बेसिक सी और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि वनडे टाइप एग्जाम में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं, तो आइडिया रखिएगा, तो क्वेश्चन में आप लोगों को आंसर देते हुए दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर यूपीएससी ने 2018 में क्वेश्चन भी पूछ लिया यहाँ पर कि अगर कल को चलकर अगर कोई माउंटेन वैली में यहाँ पर डैम बना रहे हैं यहाँ पर, तो उसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया कि कैसे उसको लेकर चलना पड़ सकता है, क्योंकि उसके ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान देश को पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे देश के अंदर में अगर बात करूँ इशू क्या क्या है आज के डेट में, सबसे पहले तो यहाँ पर यह है कि हम लोग को जो है डैम बनाने चाहिए रेनफॉल पैटर्न को समझते हुए, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। ठीक है, इसके साथ में एक तरीके से डिक्रीजिंग हो रही है स्टोरेज कैपेसिटी, उसके ऊपर काम करना चाहिए। डिजाइन सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। इसी के साथ में सैनिटेशन जो है उसकी दिक्कत को भी हम लोग को देखना चाहिए किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, तो ये जरूरी है। इम्पैक्ट क्या होता है, जैसे इन्वायरमेंट का डिजास्टर हो गया, सोसाइटी के ऊपर हो गया, कॉस्ट बढ़ती है, तो इसके अंदर में ट्रांसपेरेंसी रखकर नहीं चलेंगे तो दिक्कतें देखने को मिलेगी, तो बहुत ही सारी दिक्कत देखने को मिल सकती है। स्टेप क्या क्या उठाए जा सकते हैं, जैसे 7th शेड्यूल में मैंने बताया उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। वोटर कमीशन, सेंट्रल वोटर कमीशन टेक्निकल एक्सपर्टीज के साथ में काम कर सकते हैं। डैम सेफ्टी एक्ट अभी लेकर आया गया था 2021 में, याद होगा अगर आप लोग थोड़े से लंबे समय से कनेक्टेड हैं। डिटेल में तसल्ली में सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी कि ऑलरेडी इसके ऊपर सरकार जो है वो काम कर रही है और दुनिया भर के हमारे देश में पानी को लेकर प्रोग्राम भी चलाए गए हैं, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, इसी के चलते यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हमेशा अगर टॉपिक को याद रखना है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, वरना मजा नहीं आएगा। इंडिया रैंक 3rd है डैम से, डैम नंबर के बारे में 1000 से भी ज्यादा डैम जो है ऑलरेडी 50 साल क्रॉस कर चुके हैं। 80% जो नेशन है लार्ज डैम जो फेस कर रहे हैं आज की डेट में कि वो ऑब्सलेट हो रहे हैं, ये बात बोली जा रही है 50 या फिर 150 साल से ऊपर। मुल्ला पेरियार डैम 126 साल पुराना है और ये कावेरी रिवर के ऊपर लोकेटेड है। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है, 1 2 3 2 3 4 1 3 4 या फिर ऑल ऑफ द अबव। आप लोगों के हिसाब से सही आंसर क्या होगा, तो देखता हूँ किस किस को याद है। ठीक है प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर दीजिए अच्छे से बताते। तो यहाँ पर आंसर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग की जो है तीनों वो सारी स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन यहाँ पर ये पेरियार रिवर है ना कि कावेरी, तो मुल्ला और पेरियार बोला था ना मैंने, तो ये कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कई बार बड़े प्यारे। ये क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कर आप लोग देख लेना। डैम सेफ्टी एक्ट के बारे में, बॉडी के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर बॉडी का नाम दे रखा है और वो क्या क्या काम करती है, तो ये आप लोगों को मैच करना है। ठीक है, तो ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ा है यहाँ पर, तो इसका आंसर सी होगा, तो एक बार जाकर देख लेना। ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाते हैं ना, इससे भी अच्छे लेवल पर आप लोगों को और एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। डेली क्विज होता है एप्लीकेशन के ऊपर डेली 5 बजे। ठीक है, तो उसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट करा करो, और संडे और सैटरडे में तो उस क्विज का पूरा वीकली टेस्ट भी आप लोगों को देखने को मिलता है। खासकर सैटरडे में भी कर दिया है, पहले संडे में आया करता था ये, तो शाम को 5 बजे पूरा वीकली जो क्विज होता है उसका टेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो उसमें भी आप लोग जरूर पार्टिसिपेट किया करो। और 4 बजे जो क्लास चलती है एप्लीकेशन पर, उसका टेस्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये चीजें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अपना अच्छी पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो ये आप लोग, अच्छा ये तो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसको लेकर।
तो क्या क्या बातें हम लोगों ने सीख ली डैम सेफ्टी के बारे में, क्या क्या हमारे यहाँ पर बेसिकली चीजें हैं, वो सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। इसी के साथ में संविधान के अंदर में इसके बारे में क्या क्या बातें हैं, हमारे देश में कहाँ कहाँ पर क्या क्या डैम की कंडीशन है वो सारी समझ ली। डैम के बारे में यहाँ पर कहाँ पर कितने डैम है, दुनिया में कितने डैम है, वो भी सारी बातें मैंने बता दी, कौन कौन सी आज के फ्लड की प्रॉब्लम आती है। तो इसके साथ में कई सारे टॉपिक जो हैं आप लोग के इंक्लूड हो गए। इशू क्या है इसके साथ में, इंपैक्ट क्या पड़ रहे हैं, आंसर राइटिंग अगर लिखने के लिए आए, और किस तरीके से यहाँ पर वाटर रिसोर्स इनिशिएटिव है, इसी के साथ में क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर में, वो भी सारी चीजें बता दी, और आंसर राइटिंग भी। तो इस तरीके से चीजों को तैयार करके अगर चलोगे तो कभी भी मार नहीं खाओगे, खासकर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में। ठीक है, एक और बात यहाँ पर, जो कि यहाँ पर बेसिकली क्लासेस से रिलेटेड जो आंसर राइटिंग ग्रुप चल रहा है, तो उसमें ज्योग्राफी वाले सर ने भी क्वेश्चन जो है वो बोल रहे थे कि सर क्वेश्चन प्रोवाइड कराने हैं। तो यहाँ पर ज्योग्राफी के क्वेश्चन वो सोसाइटी वाली मैम भी बोल रही थी, तो उनके भी क्वेश्चन अभी आप लोगों को यहाँ पर इस ग्रुप में देखने को मिलेंगे, यानी कि उनके क्वेश्चन और डेमो आंसर ये वो प्रोवाइड कराएंगे अभी यहाँ पर। तो आगे आने वाले टाइम में दूसरे टीचर के भी आप लोगों को यहाँ पर चीज़ देखने को मिलेगी। तो जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, मतलब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी आज के डेट में कि यहाँ पर नॉर्मली ये चीज़ नहीं कराई जाती है, कितनी भी बड़ी इंस्टीट्यूट को जाकर ज्वाइन क्यों ना कर ले जाए। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यही चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा फोकस की जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आंसर राइटिंग आप लोग का फाइनल सिलेक्शन कराएगी। ठीक है, तो इसका पार्ट आप लोग जरूर बनिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे स्टूडेंट के आंसर भी आप लोग दे सकें और एक डेमो आंसर भी आप लोगों को मिले। और हिंदी और इंग्लिश में दोनों के लिए देखना जरूर कितने प्यारे प्यारे आंसर लिखे जा रहे हैं, और यहाँ पर भी एक माहौल बनाना है ताकि आप लोग एक दूसरे के साथ में मिलकर अच्छे से अपना जो आंसर है उसको रिव्यू कर सकें। ठीक है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इस आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले। कोरोना जो है वो दुनिया में इतना फेमस क्यों हो गया? ठीक है, कोरोना ऐसा लग रहा है कि कोरोना एक किसी स्टार का नाम है जिसको हर कोई जानता है। ठीक है, नॉर्मली इंसान को ये एक ऐसा वायरस आया जिसको हर दुनिया के कोने कोने में एक एक इंसान जानता हुआ कोरोना। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कोरोना है यहाँ पर, तो ये कोरोना फेमस हो गया, इसका बहुत बड़ा रीज़न ये था कि इसने सबको अपने लपेटे में लिया, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, लड़का हो, लड़की हो, यहाँ पर बूढ़ा हो, बच्चा हो, तो हर एक को इसने कोई भेदभाव नहीं किया। ठीक है, सबको एक नज़रों से देखा, तो ये एक तरीके से इक्वलिटी में विश्वास करता था। ठीक है, तो ये राइट टू इक्वलिटी आप लोगों को देख रखे मेरा बेसिक मानना यहाँ पर यह, क्यों ये मैं बातें बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो कि सोसाइटी में एक ऐसे तबके के ऊपर इंपैक्ट डाले जो कि तबका अमीर है, जो कि तबका रईस है, जो कि अपने आप को एलीट ग्रुप बताते हैं, तो वो प्रॉब्लम जो है दुनिया में उसके ऊपर फोकस चला जाता है। वरना लोगों की प्रॉब्लम जो है वो नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं लगती है, यानी कि दिक्कत नहीं लगती है। ऐसा क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोला, बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जो कि सोसाइटी में जो नॉर्मली एक तरीके से गंदगी की वजह से होती है। ठीक है, गंदा पानी पीने की वजह से या गंदगी में रहने की वजह से उनके ऊपर कोई ज्यादा फोकस देता ही नहीं है। पर कोरोना के लिए झटाझट धड़ल्ले से दवाइयां बन गई। क्यों? क्योंकि इसने किसी को छोड़ा नहीं। सेम काम अभी यहां पर क्लाइमेट चेंज का आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्लाइमेट चेंज ऐसा मुद्दा बन गया, इसके ऊपर भी बात करता हूं। पहले एक इंटरेस्टिंग और बात कर लेता हूं। सेम बात है यहां पर टेररिज्म की। टेररिज्म जब था, इंडिया दुनिया के सामने चिल्ला रहा, भाई साहब टेररिज्म ने हम लोग को परेशान कर रखा है। पाकिस्तान की तरफ से हमारी कंट्री में दुनिया भर के लोग जो हैं वो टेररिस्ट बनकर भेजे जाते हैं। वो रातों रात सुरंग खोदते हैं, इतने देर में बैठकर पढ़ाई कर लेते हैं, तो पाकिस्तान सिविल सर्विसेज निकाल देते वो। पर नहीं, उनको गड्ढा खोदने में लगा रखा है कि तुम गड्ढा खोदो और इंडिया के अंदर जाओ, और इंडिया के अंदर जाती हमारे आर्मी के जवान उनको पकड़ के वहां फिर उनकी पिटाई करते हैं, मुर्गा बनाते हैं। तो ये चीजें आप लोग को देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब ये, इंडिया ने दुनिया को बोला टेररिज्म है, यूएसए ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, तुम पाकिस्तान के ऊपर लांछन लगा रहे हो फालतू में, और टेररिज्म जैसी कोई चीज नहीं है। तो भाई साहब उसी टाइम पर जन्म होता है आईएसआईएस का। उसने क्या किया, धमाके करना स्टार्ट कर दी, दीपावली बनाना स्टार्ट कर दी उसने, फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर, यूएसए के अंदर में। तो तब उनको समझ में आया, अरे यार ये बात तो बहुत दिनों पहले ना भारत ने बोली थी यार, टेररिज्म जैसी कोई चीज़ है, हम लोगों ने उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। अब समझ में आ रहा है कि यार हाँ ऐसा कुछ था। तो वही चीज़ें अभी यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के बारे में देखने को मिल रही है। जो कोस्टल एरिया में छोटे छोटे आइलैंड है जो डूब रहे हैं आज की डेट में, जो दिक्कतें फेस कर रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमारी कंट्री कोस्टल एरिया के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं, या फिर जहां जहां पर भी कोस्टल एरिया में लोग हैं वो चिल्ला रहे हैं, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यूरोप के अंदर में जो सूखा पड़ा है उसको लेकर अभी बातें हो रही हैं। ठीक है, तो यूरोप के अंदर में सदी का एक काफी बड़ा सूखा आप लोग बोल सकते हैं, ये आने वाले टाइम में काफी दिक्कत क्रिएट कर सकता है। और ये कोई बाहर का इंसान नहीं बोल रहा है, खुद यूरोपियन कमीशन के द्वारा ये बातें बोली गई हैं कि हमारी नदियां सूख रही हैं, अगर नदियां इस तरीके से सूखेगी तो कैसे आने वाले टाइम में हम लोग को खाना मिलेगा।
तो इसी के बारे में बात की जा रही है कि हंगर स्टोन बोल दिया गया यहाँ पर, एक तरीके से आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि एक टर्म जो डिफाइन किया गया। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नदियां सूखेंगी वैसे वैसे लोगों को जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, उनको खाने पीने के लिए एक तरीके से चीजें नहीं मिल पाएंगी। सोचो, गेहूं उगाए जाते हैं, अगर गेहूं के बारे में यानी कि वीट के बारे में आप लोग बात करें, रसिया और जो यूक्रेन है, दो ऐसे देश जो कि नॉर्मली आप लोगों को यूरोप में देखने को मिलते हैं, दुनिया में 25% गेहूं को सप्लाई करते हैं। रसिया और यूक्रेन की लड़ाई हो गई तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर भुखमरी के आसार आने लगे नजर। उन्होंने बोला इतने लोग तो कोरोना से नहीं मरेंगे जितने लोग तुम दोनों के लड़ने से मर जाएंगे यहां पर, क्योंकि हमारे पास में खाना नहीं आ रहा है। तो आप लोग ये सोचो, कल को चलकर अब यहां पर भुखमरी किसकी वजह से आएगी? क्योंकि लोग जो हैं वो गेहूं चावल ही नहीं उगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि पानी की कमी देखने को मिलेगी। तो उसका सॉल्यूशन अभी यहां पर कैसे निकलेगा उसके बारे में भी यहां पर बातें चल रही है। तो ये एक तरीके से रिमाइंडर है यहां पर आज की डेट में जनरेशन के लिए कि कैसे यहां पर जो चीजें सूखी पड़ रही हैं कैसे उसका सॉल्यूशन निकालोगे। तो यूरोप के अंदर में जाकर अगर देखें तो यहां पर एक पर्टिकुलर एरा जो यहां पर बोला गया, हंगर स्टोन जो शब्द यहां पर यूज किया ना, तो कॉमन हाइड्रोलॉजिकल मार्कर है यहां पर यूरोप के अंदर में। और इसके चलते यहां पर देखा जा रहा है कि आने वाले टाइम में फूड शॉर्टेज, खाने की कमी, इसी के साथ में फेमीन यानी कि एक तरीके से महामारी देखने को आप लोग यहां पर मिल सकती है, जिसके चलते लोग भुखमरी का शिकार बनेंगे यहां पर। और ये काफी खतरनाक चीजें जो हैं ये ओनली यूरोप के अंदर नहीं है, दुनिया में हर एक लेवल पर है। इवन आप लोगों को अगर याद हो थोड़ा सा, हालांकि जो मेमोरी है कई बार आप लोग जो है मजे मजे में भूल जाते हो, उसमें मैंने बताया था कि नीति आयोग ने खुद क्या बोला है, हमारे खुद के देश के अंदर में कितना सारा पानी की प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है, वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी। आने वाली जनरेशन जो है गालियां देगी कि भाई साहब कैसे थे हमारे बुजुर्ग, कैसे थी ये जनरेशन जो गई है, उसने हमारे लिए खाने पीने के लिए कुछ छोड़ा नहीं, हमको पैदा ही क्यों किया था। अगर यहाँ खाने के लिए भी यहाँ पर एक तरीके से खाना नहीं है और पीने के लिए पानी नहीं है और सांस लेने के लिए प्रॉपर हवा नहीं है, पैदा करके क्यों गए भैया? हमको अपने मजे मजे के लिए पैदा करके चले गए, यहाँ पर हमारे लिए सोचते तो सही कि हमारी जिंदगी कैसे चलेगी। जैसे आप लोगों के माँ बाप बाबा दादा ने आप लोगों को एक अच्छी जिंदगी दी, पर लेकिन आप लोगों ने रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, तो उसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। तो यही मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कई जगह आप लोगों को ये चीजें नजर आ रही हैं आज के डेट में, ठीक है। तो ये एक ऐसा नहीं कि हर एक लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके चलते यहाँ पर जो जर्मनी के अंदर भी यहाँ पर बात की जा रही है कुछ पहले सेंचुरी के बारे में। तो इस तरीके से है कि आज की डेट में जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, आप लोगों को याद होगा कुछ दूरदर्शी लोग होते हैं, ठीक है। तो कई सारे लोग हैं, आई थिंक अब्राहम लिंकन साहब के द्वारा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे आप लोग करेक्ट कर सकते हैं, मैं कंफर्म नहीं हूं यहाँ पर लेकिन किसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के द्वारा ये बोला गया था कि आने वाले टाइम में जो लड़ाई होगी वो पानी के ऊपर होगी, ठीक है। यानी कि पानी एक रीजन बन सकता है लड़ाई के लिए, और ऐसे आसार अभी से आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, ये अभी मैं आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ 2022 के अंदर ही। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना, जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर बात करते हैं कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा गरीबी और भुखमरी को सबसे पहले रखा गया है, क्योंकि ये दो ऐसी चीजें हैं इनको अभिशाप माना जाता है। एक गरीब पैदा हो जाओ चलेगा, पर लेकिन एक गरीब ही आप लोग मर जाते हो, अपनी जिंदगी में कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाते हो, तो वो फिर काफी ज्यादा खतरनाक है। तो मेहनत इतनी करो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, और जिंदगी में जो इंसान फेल होता रहता है ना अक्सर, वही इतिहास भी रचता है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हो, हिस्ट्री उठाकर देखो, जिसने जिंदगी में कुछ अचीव किया ना, उसकी जिंदगी में फेलियर से उसने गला लगाना सीख लिया होगा। फेलियर उसको डराती नहीं थी, फेलियर उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती जाती थी। जब फेल होता था उसको लगता था कि अब फिर से देखूंगा किस तरीके से कमी हुई है, इसको देखूंगा भाई साहब, इसको ही नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे आप लोग देखते हैं। तो अगर आप लोग इस तरीके से उसको देखना स्टार्ट कर देंगे तो फिर जिंदगी जीने का मजा आएगा। क्लाइमेट चेंज, लाइफ बिलो वाटर और लाइफ ऑन लैंड, तो ये एक तरीके से कनेक्टेड आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे। तो इन सब के ऊपर भी काम करने के लिए इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। कंफ्यूजन होगा तो बताएगा, उसको दूर करके आगे बढ़ना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूज, और ये लोगों से आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं, ये जो न्यूज है इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर नजर आएगा, ये एक स्कीम टाइप में भी आप लोग इसको देख सकते हैं। बात की जा रही है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के बारे में। तो ये नेशनल ई विधान एप्लीकेशन जो इसका नाम दिया गया है, ये एक पुराना आप लोगों को देखने को मिलता था जिसको ई विधान बोलते थे, उसी का अब यहाँ पर एक रीडिजाइन नेम हो गया नेशनल ई विधान। हमारी कंट्री में आप लोगों को पता है कितने राज्य हैं और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं, पता ही होगा कितने, बताइए। तो टोटल मिलाकर 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जो 8 यूनियन टेरिटरी में से 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहां पर आप लोगों को लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलती है।
हालांकि एक में अभी यहाँ पर होने जा रही है, दिल्ली और पुडुचेरी में ऑलरेडी है, और अभी JNK में होने जा रही है। तो यहाँ पर बाकी के जो स्टेट हैं यहाँ पर 28 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी, तो टोटल 31 ऐसे हमारे कंट्री में एरिया हो गए जहाँ पर प्रॉपर एक तरीके से ऐसा चलता है जैसे सिस्टम, जैसे पार्लियामेंट में प्रॉपर प्रोसीडिंग होती है, ऐसे उनकी स्टेट असेंबली के अंदर में प्रोसीडिंग आप लोगों को देखने को मिलती है। तो उसके अंदर में जो भी यहाँ पर कार्यक्रम होगा, जो भी यहाँ पर वो कुछ भी डेटा अवेलेबल होगा, उसको यहाँ पर प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है वन नेशन वन एप्लीकेशन के थ्रू, जिसका नाम रखा गया है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कौन सी मिनिस्ट्री का है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर जो कि यहाँ पर इसको लेकर आ रही है। 21 स्टेट जो है वो एग्री हो गए हैं इसके साथ में लिंक करने के लिए कि जो भी लेजिस्लेटिव यानी कि जो कार्यक्रम होगा, लेजिस्लेटिव बॉडी से रिलेटेड जो भी डेटा होगा उसको प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि पेपर को एलिमिनेट किया जा सके। सबको ऑनलाइन करने की बात की जा रही है, तो इसका मतलब डिजिटल फॉर्म में चीज़ों को आगे लेकर चलने की बात कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। तो ये कई सारे जो 44 मिशन मोड प्रोजेक्ट हैं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत अंडर स्टेट कैटेगरी, उनमें से एक प्रोजेक्ट आप लोग इसको भी यहाँ पर बोल सकते हैं, जिससे मैसिव डाटा जो होगा वो एक प्लेटफॉर्म पे होगा और लोगों को अगर इसके बारे में कुछ जानना भी है, पढ़ना भी है, तो उनको भी इसको लेकर आसानी होगी। ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री का है, क्या है, पहले क्या था, अब क्या है, कुछ बेसिक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं। तो इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज है, जीएस पेपर 2 के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग के साथ में, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं जीएस पेपर 3 के साथ में। तो इस तरीके से आप लोग टॉपिक को देखा करिए। ठीक है, सिलेबस के साथ में कोरिलेट करके चलोगे तो अच्छा रहेगा, उन्हें फायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। ये नेशनल लेवल की न्यूज़ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई सारे ऐसे ऑपरेशन, जैसे कि बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, ओपन मार्केट ऑपरेशन। कई बार ओपन मार्केट में सेल किया जाता है प्रोडक्ट ताकि इन्फ्लेशन को कर्व किया जा सके, रोका जा सके। मतलब क्या रहता है, मतलब यहाँ पर ये रहता है कि सोचो आज के डेट में गेहूं छोड़ो, टमाटर अच्छा उदाहरण है। ठीक है, टमाटर का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया और कई सारे लोगों ने उसको क्या किया, पहले जो दुकानदार थे उन्होंने उनका स्टोरेज कर करके रख लिया, तो इसकी वजह से कुछ तो वैसे ही बढ़ रहा था, बीमारी की वजह से वो टमाटर का प्राइस और ज़्यादा बढ़ गया। तो अब यहाँ पर ये कि कैसे उसको आप लोगों को बैलेंस बनानी है। तो बैलेंस बनाने वाली बात यह है, सरकार जो है टमाटर मार्केट में निकाले ताकि मार्केट में अवेलेबल रहे, तो इन्फ्लेशन की वजह से यहाँ पर उसका प्राइस न बढ़े। तो ऐसे ही सब चीज़ों के लिए होता है यहाँ पर, वीट, राइस, यहाँ पर तो सरकार के पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उसको मैनेज करके चला जा सके, उसको बैलेंस करके चला जा सके ताकि महंगाई न देखने को मिले। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अभी यहाँ पर बात की गई है यहाँ पर ओपन मार्केट सेल स्कीम के बारे में, ताकि यहाँ पर कोई भी फूड से रिलेटेड जो इन्फ्लेशन हो वो एटलीस्ट न देखने को मिले। वरना यहाँ पर प्राइस जो है वो हर एक प्रोडक्ट के बढ़ रहे थे, गेहूं के भी, चावल के भी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो रीजन ये है कि एक तो चेंजिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है खासकर। ठीक है, इसी के साथ में आप लोगों को पता है कि जो रसिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है उसकी वजह से दिक्कत देखने को मिल रही है, तो गेहूं का, चावल का, इनके सबके प्राइस बढ़ रहे हैं, तो उनको सबको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। और इसी के चलते यहाँ पर जो सरकार है वो एक बैलेंस बनाकर यहाँ पर चलने की कोशिश कर रही है, तो इसीलिए यहाँ पर ये ऑपरेशन लेकर आ जा रहा है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारे देश में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में याद रखिएगा। ये बनाई गई थी 1946 में, ठीक है, ताकि यहाँ पर चीज़ों को सपोर्ट किया जा सके, और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में आती है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और ये एक तरीके से अच्छा प्राइस किसानों को प्रोवाइड कराती है। किसानों ने अपना प्रोडक्ट खेतों में उगाया, अब जनता तक पहुंच रहा है, तो यहाँ पर उसमें इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, किस तरीके से मार्केट में फूड ग्रेन अवेलेबल होना चाहिए, किसानों को कैसे प्राइस मिलना चाहिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, वो इसी के बेसिस पर काम करता है। ठीक है, ताकि लोगों तो अच्छा सा सामान पहुंचाया जा सके। ओके, स्टेट के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आ रही है। सोचो, केरला असेंबली के द्वारा केरला का नाम जो है उसको केरलम करने की बात की गई है। उन्होंने ये बोला कि जो मलयालम लैंग्वेज होती है बेसिकली, उसमें जो केरला है, केरला को केरलम ही बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में हम लोग केरला बोलते हैं सब सार, पर लेकिन वहाँ पर उसको केरलम बोला जा रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर ये बेसिकली इसको इंप्लीमेंट करने की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या कोई प्रोग्राम, क्या कोई प्रोसीजर है हमारे संविधान के अंदर में, अगर आप लोग ऐसा करना है तो नाम जो है स्टेट का, जो मलयालम है, बेसिकली मलयालम लैंग्वेज में अगर देखोगे तो इसको चेंज करने की बात की जा रही है। जो स्टेट है यहाँ पर आप लोगों को पता है फॉर्म किए गए थे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज नवंबर 1, 1956, पर जो नाम है स्टेट का, ये फर्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो फर्स्ट शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके हिसाब से यहाँ पर केरला देखने को मिला। कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिकली उसको पावर दी जाती है, का पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो ऑल्टर कर सकता है नेम यहाँ पर ऑफ द स्टेट। तो आर्टिकल 3 आप लोगों को यहाँ पर ये करता हुआ नजर आता है, तो यानी कि चेंज अगर किया जा रहा है यहाँ तो आर्टिकल 3 का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। आर्टिकल 3 जो है यहाँ पर वो प्रोसीजर बताता है कैसे कैसे आप लोग ऑल्टर कर सकते हैं, क्या क्या एरिया,
बाउंड्रीज और नेम ऑफ द स्टेट। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है अभी आप लोग यहाँ पर समझिए कि पार्लियामेंट द बिल कैन नॉट बी प्रेजेंटेड विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन देगा तभी यहाँ पर इस बिल को लेकर आ जाएगा, क्योंकि उसमें स्टेट की भी सहमति होती है कई बार, ठीक है। ये पार्लियामेंट वोंट इट कैन डिसमिस द ओपिनियन ऑफ द स्टेट, पर लेकिन ऐसा नहीं कि उसको मानना ही मानना है जैसे स्टेट ने ओपिनियन दिया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग क्या है, हम लोग एक यूनियन है, यूनियन में मिलकर रह रहे हैं, तो स्टेट से मिलकर काम करना है, तो स्टेट का भी ओपिनियन आता है। पर लेकिन पार्लियामेंट जो है एक तरीके से क्या कर सकती है, पार्लियामेंट जो है इट कैन डिसमिस ओपिनियन ऑफ द स्टेट, तो यहां पर अपने हिसाब से भी काम कर सकती है। तो ये आप लोगों को मानना है कि जब भी किसी स्टेट का नाम चेंज होगा तो सेंटर यानी कि यूनियन और स्टेट मिलकर काम करेंगे, तभी मैक्सिमम आप लोगों को चीजें यहां पर देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो यहां पर संविधान का आर्टिकल 3 एटलीस्ट आप लोगों को याद रखना है, जिसके हिसाब से यहां पर पूरा काम किया जा सकता है। वेस्ट बंगाल के बारे में आप लोगों ने सुना है, वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है उनके द्वारा इसको बंगाल का नाम देने की बात की गई थी, क्योंकि वेस्ट बंगाल वैसे भी वेस्ट में नहीं है, वो ईस्ट में है, तो नाम का कोई मतलब बनता नहीं है। ये बातें कई बार वो भी बोल चुके हैं कि इसका नाम चेंज किया जाएगा। कई सारे एरिया में बहुत सारे नाम चेंज किए जाते हैं, तो इनके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। पॉजिटिव तो ये है, अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन का नाम चेंज आज के डेट में हम लोग करते हैं तो किसी ऐसी पर्सनैलिटी के नाम पर करें जिसका कुछ अचीवमेंट है, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने देखा होगा जो भी नाम रखे जाते हैं वो उसी पर्सनैलिटी के नाम पर रखे जाते हैं, ऐसे हम लोग आज के डेट में कर रहे हैं। पर लेकिन उसकी कई बार कॉस्ट काफ़ी अच्छी खासी आती है। अभी आप लोगों ने देखा जो जिस तरीके से यहाँ पर अगर जिस भी एरिया का नाम चेंज किया जाता है तो सिस्टमेटिक वे में हर जगह उसका नाम चेंज करना पड़ता है, पर लेकिन उनकी कुछ इंपॉर्टेंस भी है, पुराने नाम की भी काफ़ी ज़्यादा है। तो बैलेंस कैसे बना के चला जाना ये जरूरी है। तो बोलते हैं कि पॉलिटिकल मुद्दों के नाम पर नाम चेंज नहीं करने चाहिए, सोसाइटी और कल्चर के हिसाब को ध्यान में रखते हुए नाम चेंज करना चाहिए, वो ज़्यादा इंपैक्टफुल होता है। वरना आज एक पॉलिटिकल पार्टी नाम चेंज करेगी, दूसरा तीसरा, इसी तरीके चलता रहेगा, तो ये गलत रवैया हो जाता है। ये जनता के साथ में एक तरीके से इमोशंस के साथ में खेलने वाली बात होती है, ठीक है। तो ये बेसिक है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा डिफेंड किया गया है, जो यहाँ पर PMJAY एज ए कैग के द्वारा ऑडिट किया गया कि यहाँ पर मल्टीपल फ्रॉड इसके अंदर में देखने को मिल रहे हैं। यानी कि प्रधानमंत्री जो एक तरीके से स्कीम थी यहाँ पर, ये जो कि खासकर हेल्थ के ऊपर यहाँ पर लेकर आई गई थी, इसमें कई सारे फ्रॉड देखने को मिल रहे हैं, ये बात बोली गई है। पूरा नाम क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका नाम बेसिकली आप लोग याद रखते हैं आयुष्मान भारत बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और वैसे बोलते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इसके अंदर में इरेगुलरिटीज मिल रही है, पर सरकार बोली है कोई भी इरेगुलरिटीज यहाँ पर नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर दिक्कतें कई सारी देखने को मिलती है जब आप लोग इस तरीके की स्कीम में एनरोल होते हो, ठीक है। तो इसके अंदर में आप लोगों को मोबाइल नंबर जो है वो एनरोल करना पड़ता है, तो इनवैलिड मोबाइल नंबर यहाँ पर इस तरीके देखने को मिल रहे हैं। किसका नंबर है भाई साहब, कौन सा VIP लोग बैठा है यहाँ पर, तो ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिल रही है। हालांकि बनाई गई थी IT पोर्टल यहाँ पर, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की चीजों को ढंग से एक वैलिड मोबाइल नंबर कैप्चर करे। वैलिड मोबाइल नंबर कैसे कैप्चर होगा, आप लोग आजकल में देखो जैसे एप्लीकेशन पर आप लोग इनरोल करते हो तो आप लोगों के पास में OTP आता नहीं कि नहीं, वो OTP ये बताता है कि आप लोगों ने जो नंबर डाला है वो सही है। तो OTP वाली सिस्टम सबसे सही है। आप लोग अगर चाहते हो कि रियलिटी में वैलिड नंबर वहां पर रहे तो वो लेकर आप लोगों को चलना पड़ेगा। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो यहाँ पर कैसे एक सही बेनिफिशियरी के पास से पैसा पहुंचना चाहिए, तो उसका आधार कार्ड का डेटा आप लोग यूज कर रहे हैं, उसका मोबाइल नंबर आप लोग यूज करें, तो ऐसी चीज होगी आसानी से आप लोग इनका ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। यानी कि कोई अगर ऐसी हरकतें कर रहा है तो इसका मतलब इंटरनली कोई हरकतें कर रहा है, बाहर से चीजें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने यहाँ पर ये बातें बताई है कि भाई साहब ये चीजें सुधार लो, पर लेकिन अभी यहाँ पर नहीं सुधरी है। तो कैग एक इंपॉर्टेंट पोजीशन आप लोगों के लिए हो जाता है। आर्टिकल 148 में कैग के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, पॉलिटी के अंदर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करते हैं कैग को अपने वारंट एंड सील के अंदर में, पर लेकिन यहाँ पर वो आसानी से फिर इसको हटा नहीं सकते हैं, ये याद रखिएगा। कैग जो होता है वो गार्जियन बोला जाता है पब्लिक पर्स का। कई बार कैग को क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि पैसा खर्च होने के बाद में कैग जो है वो पिक्चर में आता है। हम लोग को पैसा खर्च होने से पहले ही कैग से यहाँ पर सलाह मशवरा करना चाहिए। ऐसा यूके के अंदर या दूसरी डेवलप कंट्री के अंदर में ऐसी चीज़ देखने को मिलती है, पर हमारे यहाँ पर ये बोला था कि फिर पछता है क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत पर। लेकिन चिड़िया खेत चुग गई पता तो होना चाहिए चुग गई, अगर ये भी पता ना चलेगी खेत चुग गई तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इसी के चलते यहाँ पर बात की जाती है। आर्टिकल 150 जो है ये टू एडवाइज द प्रेसिडेंट, एक तरीके से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पर सेंटर और स्टेट से रिलेटेड जो भी है उनसे रिलेटेड जो बैंक अकाउंट है उनकी देखरेख की बात की जाती है। 151 के बारे में रिपोर्ट के बारे में बात की जाती है। ये सारी पॉलिटी के अंदर बड़ी तसल्ली में चीजें आप लोगों की कवर करा रखी है। कैग बाई वीर सर्च कर लेना, पॉलिटी की वीडियो आप लोगों के सामने खुलकर आ जाएंगे, उनको आसानी से बैठकर आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही डिटेल में सारी चीजें डिस्कस कर रखी हैं, एक बार नजर जरूर डालना, मजा आएगा आप लोगों को देखकर लेक्चर। तो जो भी डाउट हो अगर उसको सर्च कर लिया करो यूट्यूब पे, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं।
एक बच्चा कह रहा है कि सर कोर्स के अंदर में जो पॉलिटी पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर जो यूट्यूब पर पॉलिटी पढ़ा रहे हैं सर, उसमें क्या फ़र्क है? देखो यार, जो स्टैटिक पोर्शन है वो तो स्टैटिक ही रहेगा, ठीक है। पर हाँ, बहुत सारी चीज़ें से चेंज होती रहती हैं टाइम टू टाइम। जैसे पहले नीति आयोग नहीं था, अब नीति आयोग आ गया, ठीक है। पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं टाइम टू टाइम में। तो जो चेंजेस हैं वो वहाँ पर देखने को मिलेंगे, वरना ऐसा नहीं कि वो वीडियो खराब है यूट्यूब पर, वो वीडियो अच्छी है, ठीक है। बस हाँ, ये है कि क्योंकि वो 4-5 साल पुरानी है तो बस ये एक दिक्कत है, वरना उसमें जो स्टैटिक पोर्शन अगर उससे कवर करना हो तो आप लोग उसको आसानी से कवर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि वहाँ पर कई जगह अभी चीफ मिनिस्टर में पुराने चीफ मिनिस्टर के नाम लिखे हुए आप लोगों को मिल जाएंगे। मनोहर पार्रिकर साहब का मिल जाएगा, जो कि आज के दिन में इस दुनिया में नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसमें छोटी छोटी सी, वरना उनको इग्नोर कर सकते हैं अगर आप लोग, तो अच्छे, कोई दिक्कत ही नहीं है, उनको आप लोग इंजॉय कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। पर्यावरण के बारे में बात की जा रही है, इन्वायरमेंट के बारे में, और यहाँ पर क्लाइमेट जो है वो एक तरीके से कहीं ना कहीं बोल सकते हैं क्लाइमेट इवेंट एंड अम्ब्रेला फॉर द अर्बन हेल्थ। ये क्या इंपॉर्टेंट है इसका मतलब ये होगा कि अगर आप लोग सोचो कहीं पर बाढ़ आ गई तो वहाँ पर आसपास वाले एरिया में कितनी सारी बीमारियां फैल सकती हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर ढंग से चीज़ों को लेकर चलना है तो वही बात है कि एक क्लस्टर अप्रोच लेकर चलनी पड़ेगी, सबको साथ लेकर चलने वाली बात है। इसलिए यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी यहाँ पर इसके बारे में बोला है कि हेल्थ जो है वो एक तरीके से ऐसा इशू है जिसमें एक ग्लोबल हेल्थ को इंक्लूड करके चलना पड़ेगा। सबकी हेल्थ को, जानवरों की हेल्थ को, फॉरेस्ट जंगल की हेल्थ को, इंसानों की हेल्थ को, इन्वायरमेंट की हेल्थ को, सबको साथ में लेकर चलोगे तभी सॉल्यूशन यहाँ पर निकलेगा, ठीक है। तो अर्बन जो है उसके अंदर में अगर बात करें, प्राइमरी हेल्थ केयर जो है और बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि रिस्पॉन्ड कर सके अगर कोई साइक्लोन आता है। जैसे यहाँ पर बिपरजॉय जो यहाँ पर ये काफी लार्ज स्केल पर स्ट्रॉन्ग साइक्लोन देखने को मिला, तो आसाम और कई सारे एरिया में हैवी फ्लड देखने को यहाँ पर मिले इसकी वजह से। तो अर्बन हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं वनरेबल एक ऐसी कैटेगरी बनता जा रहा है जिसमें नेशनल हेल्थ मिशन जो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें जो यहाँ पर इंप्रूव कर सकती हैं। और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स कई बार रहती है कि पैसा बोला जाता है, कई सारी ऐसे हमारे देश के अंदर में अगर बात करें, कई बार नीति आयोग इसके बारे में बातें कर चुका है, कई बार इसके द्वारा फाइनेंस कमीशन के द्वारा भी इसके बारे में बातें की गई है, इवन इकोनॉमिक सर्वे में इसके बारे में बातें की जा चुकी है कि हेल्थ पर अच्छा खर्च करना चाहिए, पर लेकिन उस पर हम लोग इतना खर्च नहीं कर पाते जितनी देश के अंदर में रिक्वायरमेंट है। तो इसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती है। हेल्थ किस लिस्ट के अंदर में आता है संविधान के अंदर में, ये आप लोग को बताना है। देखता हूँ कौन सही आंसर देता है। आइए कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहाँ पर इनको आप लोग अटेम्प्ट करिए। जैसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर, अंडर ओपन मार्केट स्कीम जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये सेल करती है सरप्लस व्हीट और राइस टू द प्री डिटरमाइंड प्राइस ई ऑक्शन के थ्रू। फूड सेफ्टी जो कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, एफसीआई जो है यहाँ पर, ये एक बॉडी है जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से जो स्टोरेज है उसको एक तरीके से रोका ना जाए, गलत तरीके से इस्तेमाल न करें, स्पेशली व्हीट के बारे में। तो इसके द्वारा काम किया जाता है। तो ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नाइदर वन, नो टू, सही आंसर क्या है ये बताना है। केरला जो है, केरला को मलयालम में यहाँ पर बेसिकली इसके बारे में बात की जा रही है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, यहाँ पर इसको चेरलम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया है, यहाँ पर ये बेसिकली फॉर्म किया गया था 1 नवंबर 1956 में। आर्टिकल 2 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल के बारे में अगर बात करें तो वो ले डाउन करता है कैसे कैसे आप लोग यहाँ पर ऑल्टर कर सकते हैं, नाम वगैरह इनके, वो सारी चीजें ये बताई गई है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1, 2, बोथ या फिर नाइदर वन, नो टू, सही आंसर बताना है। कैग के बारे में क्वेश्चन है यहाँ पर। आर्टिकल 149 जो है वो कैग के बारे में बात करता है, उसकी ओथ, अपॉइंटमेंट और इन सब चीजों के बारे में। आर्टिकल 148 जो है उसकी ड्यूटीज के बारे में बात करता है। सही आंसर क्या है, 1, 2, बोथ या फिर नन, सही आंसर आप लोगों को बताना है। देखता हूं कौन सही आंसर यहाँ पर देता है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। इसी सेट का क्वेश्चन है, आप लोग इसको अटेम्प्ट करिए और फिर इसके बाद में आप लोगों को आंसर देना है। और यहाँ पर अरे यार आंसर दिखा दिया, गलती होगी मेरा पेन फिसल गया मेरे से गलती होगी चलिए कोई नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो प्लेस है यहाँ पर इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, यह है ब्यास कन्वेंशन जो बेसिकली रिजर्व है, इसके बारे में, कंजर्वेशन रिजर्व सॉरी, ठीक है। इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, पंजाब के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व जो है 85 जो पर्टिकुलर जो किलोमीटर स्ट्रेच का जो रिवर ब्यास है उसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कई बार कई सारी रिवर, जैसे सतलज हो गया तो यहाँ पर ये इसके साथ में कनेक्ट आप लोगों को नजर आएंगे। इसी के साथ में यहाँ पर सितंबर 2019 में, ठीक है, डिक्लेयर किया गया रामसर साइट। तो जो भी रामसर साइट है उसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। और इंडस रिवर डॉल्फिन जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में है वो भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट, सेकंड गलत है, ठीक है। क्यों है गलत ये आप लोगों को बताना है। यह है गलत, स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में बताया। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर केरलम है, यहाँ पर चेरलम नहीं। तो आर्टिकल 3 के बारे में बात की जा रही है। तो ये डाउट में मत रहना, कोई बड़ा प्यारा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए।
जो कि आप लोग आंसर देना चाहिए था आप लोगों को। इसी के साथ में इसमें भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दोनों देखने को मिलेगी। तो आर्टिकल 148 149 उनको अपोजिट कर दिया गया है। तो एग्जामिनर खेलता है एग्जाम में आपके साथ में, तो बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर होकर आप लोगों को जाना है, ठीक है। आइए कुछ नए शब्द सीखते हैं जो कि आप लोगों की इंग्लिश को इंप्रूव करेंगे। ये है आप लोगों के सामने वोकैबुलरी। एक एक शब्द जो है वो इंपॉर्टेंट है, पर लेकिन तभी अगर इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करते हैं, ठीक है। पहला शब्द जो है यहाँ पर ये है ग्रेवियस, यानी कि एक तरीके से गंभीर। क्षतिकार आप लोग बोल सकते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से ग्रेविटी होगी, काफ़ी ज़्यादा एक गलत चीज़ होगी, काफ़ी ज़्यादा ग्रेव कंडीशन बन गई। कई बार आप लोगों ने सुना होगा ये। तो ये क्षतिकर बेसिकली हिंदी शब्द आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये प्रिटेंस, इसका मतलब दिखावा करना। कई सारे ना ऊंची दुकान फीके पकवान आप लोगों ने सुना होगा, यानी कि है कुछ है नहीं है भाई, सब दिखाएंगे ऐसे कि जैसे कि यही बादशाह है धरती के, तो वाली चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये आप लोगों ने फर्टिनिटी के बारे में सुना होगा। फर्टिनाइज्ड बेसिकली बोल सकते हैं भाईचारा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, जैसे पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है ऐसी फर्टिनाइज्ड सोसाइटी होनी चाहिए, यानी कि भाईचारे वाली सोसाइटी। मोरसेल यानी कि यहाँ पर है निवाला, यानी कि स्मॉल पीस ऑफ अमाउंट, किसी भी चीज़ का सिर्फ फूड का आप लोग बोल सकते हैं, छोटी सी बाइट वगैरह बोल सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में गार्नर है, ये इकट्ठा करना, किसी चीज़ को संग्रह करके रखना, ठीक है। तो ये भी शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं पर भी इनका इस्तेमाल कर सकते हो तो जरूर करिए, इससे चीज़ों को लंबे समय तक आप लोग याद रख पाओगे, ठीक है। तो ये जरूरी है। दूसरा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना शाम को 4 बजे जो भी एप्लीकेशन के ऊपर क्लास चलती है उसका टेस्ट होगा। अगर ऐसा कैंडिडेट जो कि उस कोर्स का पार्ट नहीं है वो भी टेस्ट देना चाहता है, तो आप लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है उस टेस्ट को अटेम्प्ट करने की। एटलीस्ट आप लोग ये एक रिवीजन के तौर पर नहीं तो एटलीस्ट अपनी प्रैक्टिस के तौर पर आप लोग उसको कर पाओगे, और उनसे क्वेश्चन बिल्कुल क्लास वाले ही जो पढ़ाए जा रहे हैं वो पूछे जाएंगे। इसी के साथ में आप लोग अगर नोट्स लेना चाहते हैं या फिर कोई भी चीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो 15 अगस्त सबसे बेहतरीन टाइम है, उससे पहले पहले आप लोग इसके साथ में कनेक्ट हो जाइए और इंस्टॉलमेंट में आप लोग चीज़ों को स्टार्ट करिए, ताकि वीडियो को देख के अपनी चीज़ों को अच्छे से लेकर चल सकें। सी सेट का कोर्स एटलीस्ट आप लोगों को जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि सी सेट एक ऐसी चीज़ थी अब की बार जिसने लोगों को खून के आंसू रुलाए हैं। तो अगर नहीं रोना चाहते हैं खून के आंसू, तो बेस्ट है आप लोगों के लिए। बेसिक इंग्लिश भी इसके अंदर में कवर की जा रही है आप लोगों की, जो कि जीएस मेंस के अंदर में आप लोगों का जो इंग्लिश का कंपलसरी पेपर है उसमें फायदा पहुंचाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो इनको अच्छे से आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल एक बहुत ही मिनिमम प्राइस में इतनी बेस्ट चीज़ें इतने मिनिमम प्राइस में जो मिल रही हैं, तो मुझे लगता है कि इनको आप लोग एक बार जरूर देखना चाहिए, ताकि अपनी जिंदगी को एटलीस्ट एक बार मौका देकर आप लोग देखो। अगर लगे कि सही नहीं है तो फिर बताना आकर, ठीक है। किसी भी टीचर के लेक्चर उठा के देख लेना, बहुत ही चुन चुनकर यार टीचर लाए गए हैं, तो इनको अच्छे से आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखिए और फीडबैक जरूर दिया करो, खासकर जो भी आप लोग देखते हो जहां पर भी, चाहे एप्लीकेशन के ऊपर चाहे यहाँ पर, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बताइए, नेगेटिव है तो नेगेटिव, उसको इंप्रूव किया जा सके। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, ठीक है। हेलो SLV यूज़र्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से पेड कोर्स में जाकर और अपने कोर्स के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम अपना एप्लीकेशन का होम स्क्रीन खोलते हैं तो हमें ये पेड कोर्स का सेक्शन सबसे पहले दिखाई देता है। हमें इसको टैप करके ओपन करना है, और ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले माई कोर्स दिखाता है, जिसमें हमारा जो भी कोर्स परचेज्ड है वो होता है। फिर होम आता है एंड देन ऑल कोर्स। हमें हमेशा ऑल कोर्स पर जाना है जब हमें कोई कोर्स परचेज़ करना है, ठीक है। और उसके बाद परचेज़ करने के बाद हमें वो कोर्स अपने माई कोर्स में दिख जाता है। अब हम बात करते हैं क्लास नोट्स की। जो अभी कोर्स लॉन्च हुआ है क्लास नोट्स, उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे। तो हम उस कोर्स को व्यू कोर्स करेंगे। व्यू कोर्स करने के बाद हमें सब्जेक्ट पर या लाइव पर नहीं जाना है, हमें डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाना है। जैसे हम टेलीग्राम पर टैप करेंगे, वहाँ से आप व्यू कर सकते हैं, एंड व्यू करते ही आपका टेलीग्राम पेज खुल के ज्वाइन चैनल आ जाएगा। आपको यहाँ से चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ओके, थैंक यू।